बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड ऑल्सो वेलकम टू सबकी सोच। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वीकेंड हो चुका हमारा, अब नया वीक का आगाज़ हो चुका है, नए वीक का आगाज़ हो चुका है। और कल इस्लामाबाद की और मरी की सड़कों की सूरत हाल देख के लग रहा था कि ईद के मौके पे जो 2 रोज़ बचते थे जुमेरात जुमे का, वो भी आप सब ने छुट्टियाँ की और आप लोग कल वापस आए। सो बैक टू वर्क, वी आर ऑल्सो बैक टू वर्क। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आज 9:30 बजे इंतहाई अहम समाअत होने जा रही है। प्रोग्राम में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मुझे पर्सनली ये फील होता है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दीगर तमाम तर केसेस थे और जिसमें एक इद्दत केस अब रह चुका है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो ये वो केस है जो कि गवर्नमेंट के फ्यूचर को भी डिफाइन करेगा। एनी हाउ डिटेल्स ये जी के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में आज समाअत होने जा रही है। 9:30 बजे का टाइम बताया गया, ये समाअत होगी। और इसमें कल एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एपेक्स कोर्ट में अपना जवाब जमा करवाया। उसमें 2 ग्राउंड्स बताए गए जिसकी बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि SIC को यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती। पहली ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो डेडलाइन थी 24 दिसंबर की, उस तक कोई फहरिस्त जमा नहीं करवाई थी। और साथ ही दूसरी रीज़न जो बताई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो ये कि जो पार्टी का अपना आइन है उसके मुताबिक रिजर्व सीट्स जो हैं वो सिर्फ मुसलमानों जो मेंबरान हैं पार्टी के वो सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं। सो इस वजह से ये जो रिजर्व सीट्स हैं, ये जो ख़वातीन के लिए या फिर अक़लियतों के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं ये नहीं दी जा सकती क्योंकि ज़रूरी तौर पर हर कोई मुसलमान नहीं होता। ये ग्राउंड से, लेकिन इस पर एक डिटेल पैकेज भी हमारे पास कि इलेक्शन कमीशन का जो जवाब है वो क्या है, पहले वो आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए इलेक्शन कमीशन के जवाब के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जनवरी थी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों से तहरीक इंसाफ नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। बाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हुए और PTI नजरियाती के इंतखाबी निशान से दस्तबरदार होने के बाद उम्मीदवार आज़ाद करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें ना देने का 4-1 से फैसला दिया और पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं। मखसूस नशिस्तें ना देने के लिए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सकम नहीं। मखसूस नशिस्तों के अलाटमेंट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम जमात का मेंबर नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत के खिलाफ शर्त गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटों की अहल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। जी, ये डिटेल पैकेज आपने देखा। अभी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली बुखारी साहब ने और साथ ही मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया मैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब ने। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अली बुखारी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। पहले ये बताइएगा, समाअत होने जा रही है, आप लोग अहल करार नहीं पाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देखते हो और आपकी जमात क्या करने जा रही है? बहुत शुक्रिया निम्रा आपका, थैंक यू वेरी मच। देखें, हमारा तो पहले दिन से स्टांस ये था जी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो बाइस्ड है और जब बाइस्ड हो जाता तो वो पार्टी बन जाता। और इलेक्शन कमीशन ने कोई भी आप उनके ऑर्डर उठा के देख लें लास्ट 2 सालों, उन्होंने साबित किया कि वो जो हम कहते थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। चाहे वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात हो जाए, चाहे आप अभी इस्लामाबाद हमारी जो सीट्स थी इस्लामाबाद की तीनों, उसके हवाले से जो ट्राइब्यूनल नई ट्रांसफर करने की एप्लीकेशंस देख लें और इस तरह आपको लामहदूद में, आपको ला तादाद में आपको इनके डिसीजंस दिखा सकता हूँ जिसमें वो तो खुद पार्टी है और वो सपोर्टिंग इट। नाउ द लीगल क्वेश्चन, इसमें 2 चीजें आती हैं। वो ये आती है कि एक वो कहते हैं जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो सीट उनको नहीं दी जा सकती। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीट नहीं दी जा सकती तो क्या वो सीटें जो सिटिंग गवर्नमेंट है या इसके अलायंस है उनको दी जा सकती है? तो आंसर इज नो, उनको नहीं दी जा सकती और इनको किस बिहाफ पे दे दी जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2 चीज इसमें ये आ जाती है कि अगर वो उनको नहीं दी जा सकती और उसके बाद फिर हाउस फुल नहीं होता तो आपके तो सारा का सारा प्रोसेस ही जो है वो अंडर डाउट हो गया और नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, क्योंकि ना आपका हाउस फुल होता है, ना आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डाउटफुल, आपके जितने बाकी चेयरमैन स्पीकर सारे इलेक्शन जो है आपके वो डाउटफुल हो जाते हैं और होने चाहिए। अब थर्डली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे नहीं है कि ये जो ECP ने कह दिया है और जो मैं बात कर रहा हूँ बाइस है, ये किसी फर्ज पे या मफरूजे पे जो है ये मुनसर है, नहीं। 2018 में बाप पार्टी को इन्होंने ग्रांट की विदाउट एप्लीकेशन, उसके बाद इन्होंने दी। इसी तरह बाप पार्टी के अलावा दूसरी जमीयत को भी जो है उनको भी इन्होंने लॉ की 2 अपनी प्रेसिडेंट्स
2018 की मौजूद है ECP की इस इशू के ऊपर, और आज ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, तो ये तो जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी तस्दीक होती है कि ये तो क्लियरली बायसनेस है जो ऑन द पार्ट ऑफ द ECP है। इसीलिए तो हम ECP के मेंबर से, इंक्लूडिंग उनके जो चेयरमैन है, कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है आपके, उनसे मैं हम लोग पार्टी एज अ पार्टी हमारा ये गुजारिश होती है हमेशा, हम उनसे ये कहते हैं कि जनाब आप स्टेप डाउन करें, आप रिजाइन करें, आपका काम सिर्फ फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना है। आप तो पार्टी बन चुके हैं, आपके तो सारे डिसीजन बोल रहे हैं। तो अब मैं सुप्रीम कोर्ट पे आ जाता हूँ, और इंशाल्लाह बड़ी तवक्को है कि आपने लास्ट प्रोसीडिंग सुनी, बहुत सी चीजें उस पर डिस्कस की गई, जितने पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए गए, और आई एम वेरी मच होपफुल कि जी ये बैंक को पूरा तश्कील दिया गया है, ये बैंक वो फैसला करेगा जो माइलस्टोन होगा, और जो फ्यूचर पे एक पूरी के पूरे एक जिसे कहते हैं ना आपकी टर्मिनोलॉजी कह लूँ लीगल एस्पेक्ट के अंदर बात करते हुए, तो वो क्रिएट होगी, और एक नई जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बनेगी कि यार इस तरह नहीं होता, ये तरीकाकार है। आपका एक सिंपल सी बात बता दूं मैं लेमैन के लिए, इमरा बात यह है कि आपकी मखसूस नशस्तें होती हैं एज पर आपके शेयर, जिस शेयर के ऊपर जो लोगों ने आपको अवाम में वोट दी होती है। मैं 92 सीट आर्टिकल 51 क्लियरली स्टेट्स दैट। जी एग्जैक्टली जी, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल है ना। अब मेरे पास अगर 92 सीट आप बैठी हुई है असेंबली के अंदर, मैं एक सूबे में बैठा हुआ हूँ, सिटिंग गवर्नमेंट कर रहा हूँ मैं KP के अंदर, मैं बाकी सूबों में मेरी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है और बड़ी हाई फाई तरीके से मौजूद है, और आप मेरी सीट उठा के कहें नहीं जी हम दूसरे को दे देंगे, आपने नाम नहीं, ये टर्मिनोलॉजी लॉ की नहीं है, ये फिलॉसफी ऑफ लॉ नहीं है, ये स्पिरिट ऑफ लॉ नहीं है, ये सोल ऑफ लॉ नहीं है, ये सिंपली पैशनेस है, और एक पार्टी को या एक सिटिंग गवर्नमेंट को फेवर देने की कोशिश है, और हकदारों को उनके हक से महरूम करने की बात है। क्योंकि अगर मैं MNA बन के बैठा हूँ इस्लामाबाद से, और मैं बैठा हूँ, मेरे साथ लोगों ने मुझे वोट दिया तो मैं बैठा हूँ ना। अब जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो उसके मुताबिक रेशनल जो आपकी होनी है, डिस्ट्रीब्यूशन होनी है आपकी सीट, स्पेशल सीट, उसके बेसिस पे होनी है। तो आपने तो लोगों का मैंडेट तो 8 फरवरी को जो उन्होंने दिया वो तो दिया, आपने 9 फरवरी को मैंडेट को तो दांत मारी ना ECP ने। ये ROs इनके आज तक हमारे प्रेडिक्शन में जो है वो अपने फॉर्म 45 सबमिट नहीं कर सकते, और राय फरार अख्तियार करते हैं। अब वो तो आपने एक शब्द मारा ही मारा, अब उससे आप एक स्टेप आगे जा रहे हैं, और ये इतनी भयानक चीज है कि अगर ये हो जाता है ऐसे जैसे ECP कह रही है, तो ये तो आपका हॉर्स ट्रेडिंग एक वर्ड यूज होता था 90s की दहाई में, हाँ जी। वो उससे भी आप 2 स्टेप आगे चले जाएंगे। हॉर्स ट्रेडिंग तो पार्टी करती थी और मेंबर्स करते थे, फ्लोर क्रॉसिंग होती थी, ये तो पूरे के पूरा 90s में क्या, वो तो हमारे सामने उसकी मिसाल 21-22 में भी आती है। अली बुखारी साहब साथ ही में ज्वाइन किया कमर इस्लाम साहब ने, उनसे भी जान लेते हैं। कमर साहब, ये वो केस है जिसके लिए आपकी जमात में भी तशवीश पाई जाती है? देखें, पहली बात यह कि लीगल प्रोसेस कोई भी उस पर तशवीश ना पाई जाती है ना पाई जानी चाहिए। ये कानून का सवाल है, और कानून अगर अभी बुखारी साहब ने विल ऑफ द पीपल की बात की, मैं एक मिसाल दूंगा कि एक हल्के के सारे लोग 100% एक उम्मीदवार को अपना मेंबर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी उम्र 24 साल है, वो 25 साल का नहीं है, तो क्या होगा? कानून या ज़ाब्ता या आइन वो सुप्रीम होगा ना, कि लॉ बना हुआ है कि 25 साल से कम उम्मीदवार नहीं हो सकता। इसी तरह ये भी एक इशू सिंपल लॉ का है कि वेदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो अहल थी मखसूस नशिस्तों का क्लेम करने की। गलती बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल विजर्ड्स थे, लीगल माइंड्स थे, उनसे हुई कि उन्होंने पहले जमात इस्लामी से वो किया इत्तेहाद, और जमात इस्लामी को सूबाई हद तक किया और मरकज़ से नहीं किया, उन्होंने विड्रॉ कर दिया। जब ये कागजात का मरहला था तो उस वक़्त इन्होंने तमाम लोगों ने अपने फॉर्म्स पे लिखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक भी आज़ाद उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसके जो आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जिसके फॉर्म्स पे पार्टी एफिलिएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लिखा हुआ। जब वो इंतखाबी निशान नहीं आया तो इन्होंने अपना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का नाम लिया। अच्छा, नज़रियाती का कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने विड्रॉ किया, नहीं, उस जमात के लीडर ने जो इतलात है उसके तहत उन्होंने लेटर विड्रॉ कर लिया। अब वो एक ऐसी जमात के प्लेटफॉर्म के दावेदार हैं कि जिस जमात का आइन, वो आइन के मुताबिक पाकिस्तान के है या नहीं, लेकिन वो जो सियासी जमात रजिस्टर्ड है
वो आइन रजिस्टर्ड है ना वहाँ पर इलेक्शन कमीशन, उस आइन में लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम जो है उनका मेंबर नहीं हो अच्छा सकता। चलिए, ये ग्राउंड्स तो ईसीपी ने दिए ना, आपका आर्गुमेंट आ गया, लेकिन इसमें जो अली बुखारी साहब का पॉइंट था, जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि बिल फर्ज आपके ये सारे आर्गुमेंट्स ठीक हैं, ईसीपी ने जो कल जवाब जमा कराया उसको हम एक जगह पे ठीक कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन क्या फिर वो सीट्स वापस दीगर जमातों में उनकी बंदर बांट हो सकती है? नहीं, इस पे आप क्या कहेंगे? बंदर बांट का लफ्ज शायद मुनासिब नहीं है, क्योंकि चलें दे दी जाती हैं। वो जो बांट होगी वो बांट उसी प्रोपोर्शन से होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, क्योंकि दो इश्यूज हैं ना। बुखारी साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि क्या पहली बात यह है कि अगर असेंबली में कुछ सीटें खाली हों तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो पार्लियामान नल एंड वॉइड है। बहुत सी सीटें खाली होती हैं, कोई डिसक्वालीफाई हुए होते हैं, कोई इलेक्शन प्रोसेस में होते हैं, कुछ ने हलफ नहीं उठाया होता। लेकिन अवाम के मैंडेट के मुताबिक मिलनी अच्छा नहीं, अवाम के मैंडेट के मुताबिक मिलनी चाहिए। जब वो खाली होंगी तो उसके दो तरीके हैं, या तो वो खाली रहें और या उस प्रोपोर्शन से जिस प्रोपोर्शन से पार्लियामान में जमातें मौजूद हैं, चाहे वो JUI है, चाहे वो जमात इस्लामी है, तो उस तनासब से दे देना भी उसी विल ऑफ द पीपल का मजहर होगा। इसमें कोई, और हमारा मौक़िफ़ यही है कि उसको उस तनासब से, ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून को दे दीजिए, जो तनासब अवाम ने उन वोट में दिया। आपका पॉइंट आ गया। अली बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगी, जो आर्ग्यूमेंट्स ईसीपी ने कल दिए 2 ग्राउंड्स की बेसिस पे आप लोगों को अहल नहीं करार दिया गया, उनके लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है आपकी जमात का? देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ है। मैं अपने कमर भाई से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ इस चीज के ऊपर कि जो उन्होंने कहा कि हाउस फुल नहीं होता, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है। आपकी जितनी स्पेशल सीट्स हैं ये फुल होंगी, उसके बाद आपके सेनेट, देखें आपके सेनेट के इलेक्शन के बेस कैसे होंगे, आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सबकी वोट्स होती हैं, दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। इनफैक्ट आपके चारों सूबों की तरफ से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट आ रही होती है, आपकी फेडरल जो आपकी बैठी होती है गवर्नमेंट की जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली से वोट्स कॉस्ट होती है, तो हाउसफुल होना लाजमी है। 70 सीट्स का फर्क है, 1-2 सीट्स का नहीं, 77 इट्स अ ह्यूज नंबर इनफैक्ट। अब बात यह है कि ईसीपी ने जो बात की थी, ईसीपी की बात को तो डे फर्स्ट से हम डिनाई कर रहे हैं, और हमारा डे फर्स्ट से ये मौक़िफ़ है कि जनाब आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन, देखें कहाँ लेके जाएंगे वो 2018 के फैसले जो उन्होंने किया हुआ बाप पार्टी के ऊपर। ये तो नहीं हो सकता ना कि पिक एंड चूज हो, लॉ तो ये प्रिवेल नहीं करता कि पिक एंड चूज हो। आप इधर का कुछ कहें, मेरे लिए कुछ कानून हो, दूसरे के लिए कुछ ना हो। एवरीवन एंड एवरी सिटीजन इज बेसिकली इज इक्वल बिफोर द लॉ। बेशक। सो लॉ जब मुझे एक इजाजत देता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका पाकिस्तान का है, दैट इज द प्राइम लॉ, वो सबसे सुपीरियर लॉ है, बाकी सारे सबऑर्डिनेट लॉज हैं। वो कहता है किसी भी जेंडर के ऊपर, सेक्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। सो द थिंग इज कि ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टी को आप दे दें, दूसरी पार्टी को कहें नहीं जी हम देंगे नहीं, अब ये हो सकता है। इसको सरासर ज्यादती कहते हैं, और ज्यादती को कभी भी वैलिड नहीं किया जा सकता। आप देख लें, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अगर जुल्फकार अली भुट्टो केस के ऊपर आया तो 40 साल बाद भी सबने कहा, और ये वो केस मैं रेफर कर रहा हूँ जो इवन एंड अदरवाइज ये अभी जजमेंट आने के पहले भी कभी किसी कोर्ट में कोर्ट नहीं किया जाता था, कभी भी। अभी तो ऑफिशियली आ गया ना, आपका सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी गलत हुआ। इससे पहले भी कभी प्रेसिडेंट के तौर पे इस केस को कोर्ट नहीं किया जाता था, कि इसको कहा जाता था ये ब्लैक जजमेंट। सो द थिंग इज कि ऐसी सूरत हाल के अंदर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ईसीपी, जो खुद एक पार्टी है, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, ईसीपी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करना है। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम आई है, और वो प्रॉब्लम जो है उसको उन्होंने एड्रेस भी करना है। सो दिस इज माय ओपिनियन जी कि इंशाल्लाह ये जो है अंडू होगा, और ये किसी भी तरह जो है ये इसको वैलिडिटी हासिल नहीं होगी। तो कोर्ट बैठी हुई है, उसने लॉ के मुताबिक करना, और अगर भी आपकी प्रेसिडेंट बन जाएगी तो फॉर फ्यूचर इट विल बी अ नाइस। ठीक है। अच्छा कमल साहब, एक और मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान के जो मामला थे वो हमें कुछ हद तक तय होते दिखाई दिए, क्योंकि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी की कुछ शराइत मान चुकी है और कुछ पे अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। जो मान चुकी है वो आप बताएंगे या मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन? नहीं, आप ज़रूर अपनी इन्फॉर्मेशन। पंजाब में जो स्पेस उनको चाहिए थी वो किस हद तक दी गई? लेकिन सियासी जमातें जो दो, एक बात याद रखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दे आर 2 डिफरेंट पार्टीज़। दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग, उनका अपना अपना। लिहाजा उस इख्तलाफ को, जो कि इख्तलाफ राय होता है सियासी जमातों के दौरान, इत्तेहादी हैं, और वो सर्टन प्रिंसिपल्स पे, मईशत के एक
सिंगल पॉइंट एजेंडा पे ये जमातें इकट्ठी हुई थी 2022 में भी और आज भी, वो वाज़ेह है बिल्कुल। तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टीज़ बिहाइंड दी डोर पार्लेज में भी, मुज़ाकरात में भी, कुछ पार्लियामेंटेरियंस की सतह पे और कुछ आला क़यादत की सतह पे वो सॉल्व हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत से जो मामलात थे, जो उन्होंने जिन ख़दशात का इजहार किया, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का किया या जिन शिकवों का किया, उनमें बहुत सी चीज़ें जस्टिफाइड थी। हमारी क़यादत भी समझती थी कि ये चीज़ें कुछ ऐसी थीं जिसमें, और जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, बजट हमेशा जब जो बजट पढ़ा जाता है वो बजट तजावीज़ होती हैं, वो बजट हतमी नहीं होता। हतमी होगा 30 तारीख को जब वो पास होगा। तो अब डिबेट शुरू हुई है। कभी भी बजट को इवन पार्टी के अपने पार्लियामेंटेरियन से बजट डॉक्यूमेंट को बिफोर बजट शेयर नहीं किया जाता। अब सदियों से ये रवायत है, सालों से तो है पाकिस्तान में, डेकेड से, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के दरवाजे बंद होते हैं जब बजट बन रहा होता है, इसलिए कि उसकी बहुत सी फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस होती हैं बिजनेस कम्युनिटी पे और जनरल पब्लिक पे। तो वो एज पार्लियामेंटेरियन और एज ए प्रोविंशियल ओहदेदार मैं भी उसका प्रीवी नहीं था, और नहीं होना चाहिए और नहीं होते। हाँ, जब बजट डॉक्यूमेंट आ गया अब उस पर बहस हो रही है, जमातें कह रही हैं। कल पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी तकारीर की और उन्होंने उस पर तनकीद भी की बहुत सी चीज़ों पे, जिसमें सर फहरिस्त सैलरीड क्लास पे टैक्स था और बहुत से ऐसी चीज़ें थी। तो इन सारों के बाद जब वो कंक्लूडेड डॉक्यूमेंट आएगा तो वो ज़ाहिर है मुतफ़िका होगा तो तभी पास होगा। अगर पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं करती, सपोज़ गॉड फॉरबिड्स, तो फिर तो वो पास नहीं होगा। तो इसलिए ये जितनी कहानियाँ बजट से ज़्यादा वैसे उनकी शराइत जो है, फॉर एग्जांपल के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक पंजाब के मखसूस अजला में डिप्टी कमिश्नर्स, DPOs और दीगर अफसरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ के बाद जो है, या पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा होंगी ये पोजीशंस। तो इस तरह की ज़्यादा उनकी शराइत सामने मेरा आई नहीं है ना, ख्याल जो कि accept भी हो। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी एक ऐसा तकाजा या ऐसा मुतालबा करेगी कि जो ना मॉरली दुरुस्त है ना लीगली। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की पंजाब की एक कंसिडर्ड पॉलिसी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं वहाँ पे पॉलिटिकल मुदाखलत नहीं होगी। आप मशहूर वाक़या कि एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA को किसी जगह तलाशी के लिए एक सब इंस्पेक्टर ने रोका और वहाँ पे एक अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हुई। तो क्या हुआ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उस ऑफिसर को बुला के शाबाश दी और तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को ये मैसेज दिया कि यू हैव नथिंग टू डू विद द ट्रांसफर पोस्टिंग। तो डिप्टी कमिश्नर लगाना और डिप्टी कमिश्नर से फिर तलब करना ज़िम्मेदारी के हवाले से उनसे जवाब तलबी, ये तभी मुमकिन है जब उनके पास कुल्ली इख्तियार होगा। इसी तरह पुलिस के जो अफसरान हैं। ठीक हो गया। अच्छा अली बुखारी साहब, टाइम का मैं हमारे पास आपकी तरफ क्विकली आऊंगी। आपके CM मौजूद नहीं थे क्या मीटिंग्स में जब ऑपरेशन की बात हुई है? आप लोगों की क्या नाराजगी है उस पर? और साथ ही ये भी बताएं कि आपकी जमात के अंदर क्या चल रहा है? शहरियार आफरीदी साहब, फिर शानदाना गुलजार साहिबा और साथ ही शेर अफजल मरवत साहब, ये दोनों चीजें जल्दी से बताइएगा। लेकिन हमारी पार्टी में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। वन थिंग दिस इज वेरी मच क्लियर थी। नंबर 2 चीज ये है कि अभी तक आपने देखा है कि जो आप जिस मीटिंग का बात कर रही हैं नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, उसकी कोई मिनट ऑफ मीटिंग्स ऑफिशियली नहीं आई। दिस इज अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरे नॉलेज में अभी तक सुबह इस टाइम तक कोई मिनट ऑफ मीटिंग्स नहीं आई। जब तक मिनट ऑफ मीटिंग्स नहीं आती तब तक उसके ऊपर कमेंट्स करना थोड़ा सा मुश्किल है। नंबर 3, ऐसा कोई भी इशू आता है तो उसके लिए उसको पार्लियामेंट के अंदर लेकर आना चाहिए। मेरी पार्टी का ये मौका है कि वो पार्लियामेंट में आना चाहिए, क्योंकि आप एक नेशनल एक्शन प्लान पे अमल कर रहे हैं। आपको सारी चीजें इनके अंदर बता दें, प्रोसीडिंग्स जो अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं, आप उनको, ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट को बाईपास कर दें, पार्लियामेंट की जो अपनी अफादियत है उसको खत्म कर दें, उसको खत्म करके जो है आप डायरेक्टली एक चीज बना दें और इम्प्लीमेंट कर दें। नो वन नोस। क्या आपको पता है कहाँ ऑपरेशन होना है? क्या मुझे पता है कहाँ ऑपरेशन होना है? क्या पूरे मुल्क में होना है? क्या स्पेसिफिक एरिया में होना है? ये चीजें सारी आएंगी मिनट ऑफ अच्छा, अगर जल्दी से बताइएगा, अगर गवर्नमेंट आपके ये सारे आर्ग्यूमेंट्स या आपके पॉइंट्स को सुन लेती है तो आप लोग प्रिंसिपली सपोर्ट करेंगे इस ऑपरेशन को? देखें जी, देखें डेफिनेटली, देखें हम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए पाकिस्तान ऑन प्रायोरिटी है। अब बात इसके अंदर सीधी सी है, जब मेरे ऑपोजिशन लीडर को नहीं पता, मेरे लीडर इमरान खान साहब जेल में, उनको नहीं पता कि यार क्या हो रहा है, कौन सा एक्शन प्लान है, मुझे नहीं पता, तो मैं आपको ना सिर्फ रिप्लाई कर सकता हूं। ठीक हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट करेगी इस ऑपरेशन को अगर एक्शन प्लान उनके साथ शेयर कर लिया। It will be decided by the इमरान खान साहब, और आपको पता है कि CM KP की और इमरान खान साहब की मुलाकात है और इस इशू के ऊपर आके वो उसके बाद एड्रेस करेंगे। तो जो पार्टी स्टांस होगा, मैंने जो अभी अपने इल्म के मुताबिक बात की है
कि अभी तक जब मिनट ऑफ मीटिंग्स नहीं है, पता ही नहीं है। मुझे आप बता दें कि आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा ऑपरेशन, किस जगह ऑपरेशन, कहाँ ऑपरेशन आया? बिल्कुल, ये तफसीलात अभी सामने नहीं कि कब और कहाँ पे शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आपका अली बुखारी साहब। कमर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वो आपने सुनी है आखिरी बात जो सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रिंसिपली सपोर्ट करेगी इस ऑपरेशन को, अगर इसके जो प्लान है ये होना किया जा रहा है, अगर ये तहरीक इंसाफ के साथ शेयर कर लिया जाता है और उनको अगर एतमाद में ले लिया जाता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक टू। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। और अभी आपको लेकर चलते हैं कराची पे। कराची से अक्सर बहुत होशरुबा किस्म की खबरें हमारे सामने आती हैं। अक्सर पेपर्स लीक हो रहे होते हैं या फिर वहाँ पे जो स्कूल्स की हालत होती है, और सेहत पे अक्सर हम लोग अपने सेगमेंट्स करते रहते हैं। और आज भी सेहत से मुतालिक एक इम्पॉर्टेंट खबर है, बल्कि काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। वो ये कि कराची का जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे करोड़ों रुपए की अद्वियात की चोरी का इंकशाफ हुआ है। कल ही एक खबर सामने आई और इसमें जो MS हैं डॉक्टर खालिद बुखारी, उनकी मुद्दयत में 2 मुलाजमीन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। FIR जो है वो वजीर सेहत की हिदायत पर दर्ज करवाई गई। नियाज अहमद खास खेली और इकबाल अहमद चन्ना, ये 2 शख्सियात हैं जिनके खिलाफ ये दर्ज हुआ मुकदमा। थाना ईदगाह में दफ़ा 409 और दफ़ा 34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और जो हॉस्पिटल के ज़राए हैं उन्होंने जो डिटेल्स शेयर किए हैं उसके मुताबिक कैंसर के इलाज के लिए ये इस्तेमाल होने वाली 36 करोड़ रुपए, कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, ये इतनी बड़ी अमाउंट की, और ये 36 करोड़ रुपए हैं एग्जैक्टली ये अद्वियात हैं। राना कदीर हमारे रिपोर्टर है कराची से, हमें ज्वाइन करेंगे इस पे। राना कदीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। क्लियरली इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग। बताएंगे क्या मामला है जो इसने हमारी बैड मॉर्निंग कर दी है? जी बिल्कुल, वैसे मैं तो रस्मन ये कहा था, और सुबह का वक्त है तो गुड मॉर्निंग तो बनता है, और ये खबरें तो हैं और बड़ी हमारी किस्मती है। वैसे राना साहब, आप जब भी हमारे साथ आते हैं कोई गुड मॉर्निंग नहीं होती, आप हमेशा बुरी खबर लेके आते हैं। चलिए जी, बताइएगा। अच्छा, तो इसीलिए मैंने कहा था कि हाँ पहले थोड़ा सा अच्छी वो करके ना फिर इस तरफ आते हैं। बिल्कुल, ये 36 करोड़ की, जिस तरह से आपने बताया, 36 करोड़ की अद्वियात हैं। कैंसर जो इंतहाई मुज़ी मर्ज है उसके लिए ये दवाएं इस्तेमाल होती हैं। और ये दोनों मुलाजमीन जो है गुज़िश्ता साल 10 माह के दौरान जो है ये इतनी 76,000 गोलियां जो हैं इन्होंने चोरी की हैं। और इसमें सिर्फ ये 2 मुलाजमीन नहीं हैं, और लोग भी मुलव्विस हैं। ये FIR में भी ये डॉक्टर जो MS हैं सिविल अस्पताल के, उनके मुताबिक दीगर अमला भी जो है इसमें मुलव्विस है। और इसकी तहकीकात जो है, ये दोनों मुलाजमीन जो है मुअत्तल भी किए जा चुके हैं 14 जून को, लेकिन अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसके लिए पुलिस ने छापे भी मारे, और अब ये बड़ी वो है, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ये बड़ा सवालिया निशान है। इनको इतने दिन गुजरने के बावजूद और इतनी बड़ी मतलब अमाउंट की अद्वियात चोरी करने के बावजूद इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। छापे ही सिर्फ मारे जा रहे हैं, और दूसरा अमला जो है वो अच्छा कदीर, आपसे माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, आपसे दीगर तफसीलात भी लेते हैं। साथ ही हमें ज्वाइन करें डॉक्टर खालिद बुखारी जो कि MS है सिविल हॉस्पिटल कराची के, उनसे जानते हैं कि असल में ये केस है क्या। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बताइएगा, आपकी मुद्दयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ, ये जो 2 अफराद हैं ये कौन है? इसके अलावा हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे हैं कि दीगर शख्सियात भी इसमें मुलव्विस है, उनके खिलाफ क्यों मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ, या फिर ये क्या मामला है ओवरऑल? देखिए, मसला ये है कि ये दोनों जो है, एक तो डिस्पेंसर है न्याज खास खैरी, दूसरा जो स्टाफ नर्स है। अच्छा, स्टाफ नर्स और डिस्पेंसर इकबाल चन्ना जी। तो ये दोनों मैन तो एक इंचार्ज है टैबलेट और इंजेक्शन सिलेक्शन के, और दूसरा एक असिस्टेंट है इकबाल चन्ना उसका। तो ये दोनों ही मैन जो है खाते और जो एंट्रियां करते थे, यही लोग करते थे दोनों। अच्छा, बाकी वो किस किस साइन कराते थे, कौन कौन इन्वॉल्व था, बाकी तो वो सामने आने के बाद ही सब चीजें आएंगी सामने। लेकिन मेन जो है कलबट यही है दोनों, जिसकी वजह से इस चीज। अच्छा, इसके अलावा ये तो सिर्फ अभी की चीज है, ये तो जो मेरे टाइमिंग में मैंने देखी, चेक की है। इससे पहले जो उन्होंने किया होगा, 15 साल से यहाँ पर इस जगह पर है, मौजूद है, ये स्टोर में थे, तो क्या नहीं किया होगा इन लोगों ने। तो ये चीजें अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपने तौर पर कि ये चीजें इन्होंने और क्या क्या इसमें किया है पिछले टाइम में इन लोगों ने। तो ये चीजें सामने आएंगी तो और चीजें होंगी, लेकिन यकीन बात है ये तो सिर्फ मेरे टाइम की चीजें 36 लोग, बाकी तो ये
जब से मौजूद थे यहाँ पर बहुत कुछ किया हुआ इन लोगों ने। सो आपके मुताबिक गालिबन ये पिछले 15 साल से ऐसा होता आ रहा है? जब ये मेरे टाइम में इन्होंने ये मैंने जो देखी चीजें, तो इसका मतलब ये तो और भी कुछ इन्होंने किया ही होगा, यकीनी बात है। ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ इन्होंने इसी टाइम में ये वो भी कैंसर की दवाइयाँ चोरी की हैं। उसमें तो विशेष और चीजें थी, जो इंजेक्शन भी थे कुछ कैंसर के, जो वो थी, क्योंकि कैंसर की दवाइयाँ महंगी होती है, काफी कॉस्टली होती है। 3-4 लाख का इंजेक्शन होता है। टैबलेट के पैकेट ही तकरीबन 2-3-4 लाख के पैकेट होते हैं। तो ये सारी चीजें अब आपको मालूम है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पता चले कि और चीजें क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं की थी। अभी फिलहाल जो है इसमें जो सामने आए हैं, जो हमारे सामने आई थी, उसमें तो हमने कटवा दिया। हमारे इसमें मिनिस्टर साहबा ने बड़ा एक्शन लिया, दोनों को सस्पेंड किया। सेक्रेटरी हमारे साहब ने, रेहान बलोच साहब, उन्होंने बोला से सख्त एक्शन लेते हुए और ये सस्पेंड करवाया इनको और बाकी इंक्वायरी कंडक्ट कराई। फिर मुझे कहा कि आप इनकी FIR कटवाएं, फिर FIR हमने कटवाई। बाकी चीजें तो मतलब हेल्थ में हमारे पास तो पहली बरता हुआ ही है, इसका कभी हुआ नहीं इस तरह से। अच्छा, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने FIR कटवाई हो और इतनी बड़ी चीज हमने पकड़ी हो किसी ने। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप जल्दी से ये बता सके कि इनका तरीका वारदात क्या था, आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए। आसान सबसे देखें, आसान ये था कि जो वार्ड में, कैंसर वार्ड में जो दवाइयाँ जाती थी, उसके इनके पास से इंडेंट बनते थे। इंडेंट इन्हें खुद ही अपने हाथ से बनाते थे, करते थे। और जहाँ पे जाना होता था, जिस वार्ड में, जिस जगह पर, वहाँ पहुंचती नहीं थी। वहाँ पे जब प्रोफेसर से मैंने मालूम किया, इंक्वायरी कराई, तो उसने कहा भाई ये दवाइयाँ तो मेरे पास नहीं है, मैंने तो रिसीव नहीं की है, मेरे जाली साइन नहीं है जो इन लोगों ने किए हैं। तो वो उससे फिर हमें जब पता चला तो डायग्नोज इसी तरह हुआ कि यार ये इन्होंने इस तरह का। फिर हमने और चीजें निकालते रहे, तो उसमें काफी चीजें थी। इतनी टैबलेट 70,000 टैबलेट निकली, तकरीबन 1.25 करोड़ लाख के करीब टैबलेट आई थी हमारे पास। लेकिन उसमें से जो है तकरीबन 76,000 तो ये इन लोगों ने चोरी की। सही। अच्छा राना कदीर, ये बताइएगा कि जो कैंसर के इस वक्त मरीज मौजूद हैं हॉस्पिटल में, उनका इलाज किस तरह किया जा रहा है? उनको कोई मुतबादिल अद्वियात फराहम की जा रही हैं अभी तक? डॉक्टर साहब जी राना कदीर मौजूद है, जाहिर है यही बताएंगे अच्छा कि कौन है। लेकिन थोड़ी सी और चीजें भी हैं। ये बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर साहब ने कि पहले जो है इस तरह का स्कैंडल जो है नहीं लाया गया, और MS खुद मतलब सामने ला रहे हैं। इसमें बहुत सारी, एक चीज मेरी भी नॉलेज में है सिविल अस्पताल की, ये कैंसर की अद्वियात तो हैं। इसके अलावा MRI मशीन, CT स्कैन मशीन काफी लंबे अरसे से खराब रही है। पता नहीं वो अभी दुरुस्त हुई है कि हुई, ये भी डॉक्टर साहब अगर बता दे तो। जी डॉक्टर साहब, देखिए CT स्कैन मशीन हमारे पास 24 घंटे चल रही है माशाल्लाह से। जब से हम आए तो हमने इसको दोबारा और न्यू लगवा दी है। और MRI मशीन बिल्कुल लेटेस्ट मशीन है, जो पूरे कराची में से 3 मशीनें इस तरह की हैं, वो हमारे पास स्टार्ट है, काम कर रही है। 24 घंटे काम कर रहा है हमारे पास। अल्लाह शुक्र है कि पहले से जो चीजें थी अब हमने सही कराई हैं और बेहतर हुई हैं। न्यू चीजें मशीन भी हमें लगाई हैं। सही राना कदीर, आई होप सो कि आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। अभी सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं हॉस्पिटल के, उस पर अगर आप कुछ बता सकें। राना कदीर, कदीर आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब आप बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है हॉस्पिटल की? देखिए मसला ये है कि पेशेंट्स को अल्लाह ताला शुक्र है कि हमारे पास हमें फंड दिए गए थे, मिनिस्टर साहब ने हमें एक्स्ट्रा फंड दिए जिससे हमने मेडिसिन दी थी। और ये शुक्र है कि पेशेंट नहीं, हमारे पास तो पूरे सिंध में कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारे पास जो दवाइयाँ ये सब मिलेंगी आपको। कैंसर की जितनी मेडिसिन है हम आपको उनको पेशेंट सबको दे रहे हैं, और उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वो नहीं हो रहा। ये ठीक है कि अपनी जगह पर हुई, लेकिन हमने जो कुछ इसको मैनेज किया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसमें हम कामयाब रहे। किसी से हमें कंप्लेन किसी ने नहीं की और हम उनको पेशेंट्स को देते हैं। हमारे पास 5,000 पेशेंट है रजिस्टर्ड है सब कैंसर के। अच्छा, इसके अलावा डेली हमारे 18 से 20 जो है हमारी कीमोथेरेपी होती है, और 80 और 100 के करीब जो डेली ओपीडी है की। तो रेशियो पहले की निस्बत बहुत बढ़ चुका है। दवाइयाँ बड़ी महंगी है, गरीब आवाम तो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता। जब 2-2 लाख 3-3 लाख की इंजेक्शन और 5-5 लाख के इंजेक्शन कहाँ से पेशेंट गरीब करेगा, अफोर्ड करेगा। तो इस गवर्नमेंट हमारी जो है बिल्कुल उनको मुहैया कर रही है, और अल्लाह ताला शुक्र है कि पूरे सिंध में हम लोग जो है सबको, जो पेशेंट कहीं से भी आए, किसी शहर से भी आए, डॉक्टर हो तो हम उनको सप्लाई कर रहे हैं।
ठीक, ओके डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। राना कदीर, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ये सूरत हाल अच्छी की जहाँ पे 36 करोड़ रुपए की अद्वियात चोरी हुई, उस पर अभी केस तो हो चुका है, अब तहकीकात कहाँ तक जाती हैं और कैसे के इनको सज़ा मिलती है, नहीं, दैट स्टैंड्स अ क्वेश्चन। अच्छा, एक और ख़बर है कि मुल्क में इस वक्त गैस की अगर हम बात करें तो गैस की किल्लत है हमारे मुल्क में। सर्दियाँ जब होती हैं और एकदम से मतलब आपको हीटर्स कहीं पर दिखाई नहीं देते, और इतनी कमी होने की, इतनी किल्लत होने के बावजूद 4 लाख से ज़ायद नए गैस कनेक्शंस का प्लान तैयार कर लिया गया है। आइंदा माली साल के लिए अगर बात की जाए, 4,03,050 नए गैस कनेक्शंस का हदफ मुकर्रर कर लिया गया। सिंध और बलूचिस्तान की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, आइंदा माली साल कोई नया गैस कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, लेकिन दीगर 2 सूबों में ये जो मामलात हैं, ये खबर सामने आई है। शाहिद अजमल हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इतनी किल्लत होने के बावजूद 4 लाख से ज़ायद ये नए कनेक्शंस, ये क्या खबर है? जी बिल्कुल, देखें मुल्क में गैस जो है वो सालाना बुनियादों पर जो है वो 8 से 9% जो है वो कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है नए बजट के अंदर जो है मुल्क में गैस की किल्लत के बावजूद 4 लाख से जायद गैस कनेक्शन का प्लान तैयार किया गया है और इसमें 4,03,050 नए कनेक्शन दिए जाएंगे। और इसमें सिंध और बलूचिस्तान तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है नए घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शन पर पाबंदी आयद की गई है। इसके बावजूद रवा माली साल में जो है 3,73,252 नए गैस कनेक्शन का मनसूबा बनाया गया है और आइंदा माली साल में सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर ही ये सारे कनेक्शन दिए जाने हैं। सुई सदर्न में कोई नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सुई नॉर्दर्न के जो सिस्टम पर जो है ना ये नए कनेक्शन देने का मनसूबा बनाया गया है। देखिए मुल्क में गैस पहले ही हम जो है एलपीजी और इसके अलावा एलएनजी जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं बड़ी तादाद में, और उसको हम इम्पोर्ट करके जो है वो सार्फिन को दे रहे हैं। और ये आपको बताता चलूं कि ये जो गैस कनेक्शन है ये जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनमें जो मंसूबे हैं उनके लिए ये गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आम घरेलू सार्फिन के लिए इसमें कुछ नहीं होगा। और इसमें ये भी आपको बता दूं कि ये जो गैस कनेक्शन है ये उन लोगों को दिए जाएंगे जो करोड़ों रुपए के घरों में रहते हैं या करोड़ों रुपए के प्लाट लेकिन शायद सोसाइटीज का भी यही रोना होता है ना कि गैस की फराहमी वहां पे भी मुअत्तल कर दी जाती है, तो फिर ये नए कनेक्शंस का मकसद क्या है, अचीव क्या करने जा रहे हैं? और ये अब ये तो अब जो मंसूबा साज हैं वही इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि उन्होंने ये क्यों बनाया मंसूबा। मुल्क में देखें गैस पहले आप देख रही हैं कि पिछले 2 साल से बल्कि 2.5 साल से जो है गैस कनेक्शन पर पाबंदी आयद की गई है। इसके बावजूद आप देखें कि ये उन्होंने मंसूबा नए बजट के अंदर जो रख दिया है, इसमें सिर्फ ये भी मैं बताऊं ये डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक हम देखें तो इसमें सिर्फ मीटर नहीं लगाने हैं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिछाया जाएगा, पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद जाकर ये नए कनेक्शन लगाने हैं। यानी जहां पर पहले से पाइपलाइन बिछी हुई है वहां ये मीटर नहीं लगेंगे, नई पाइपलाइन बिछेंगी। तो अब गैस की कमी के बावजूद ये जो एक मनसूबा हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है और शायद बजट के अंदर मंजूर भी कर लिया जाएगा, तो ये समझते बाला पर है। और मैं आपको बताऊं कि अगर जब गरीब को रिलीफ देने की बात आती है तो हुकूमत हमेशा ये कह देती है कि आईएमएफ ने ये शर्त रखी है और आईएमएफ के कहने पर ये टैक्स लगाया गया है और आईएमएफ के कहने पर ये रिलीफ वापस लिया गया है। सही। लेकिन अच्छा, जब मामला आता है अमीर को रिलीफ देने का तो फिर आईएमएफ भी उसमें नहीं आता, कोई उसमें नहीं आता और तमाम मामला जो है आगे बढ़ा दिए जाते हैं। जी अच्छा शाहिद, रात 10 बजे गैस जाती है और सुबह 6 बजे आती है वापस, तो ये दौरानिया जो है इसमें ये गैस कहाँ जा रही होती है? क्या आवाम सो रहे होते हैं इसलिए वो मतलब ये टाइम क्यों? लेकिन ये गैस जो होती है ना, गैस बेसिकली जो सिर्फ ये तय किया गया है कि गैस जो है वो खाना पकाने के टाइम जो है वो घरेलू सार्फिन को दी जाएगी। इसके बाद जो होती है ये सनती सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन को ये गैस दी जाती है ताकि सनत और इसके अलावा जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उनको ये गैस दी जाती है ताकि वहां से बिजली पैदा की जा सके। तो घरेलू सार्फिन को सिर्फ खाना पकाने के टाइम पर ही गैस जो है वो देने की बात जो है वो अब हमें ये जो पिछली पॉलिसी आई थी उसके अंदर इसी मौजूदा हुकूमत ने ये तय किया था जब गैस की नई कीमतें डिटरमिन की गई थी, तो उसके अंदर ये बात तय की गई थी कि घरेलू सार्फिन को सिर्फ गैस जो है वो खाना पकाने के टाइम पर दी जाएगी। चलें जी, मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी बात है, सो थॉटफुल ऑफ आवर गवर्नमेंट कि हमारा इतना ख्याल करती है हमारी हुकूमत जब खाना पकाने का वक्त हमें गैस की फराहमी होती है और गैस की फराहमी को मुअत्तल नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात है, वो सोचती है हमारी हुकूमत हमारे लिए। ऐसे ही आई होप सो कि फ्यूचर में भी सोचती रहे। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेकिन शामिल करने लगे जल्दी से। आप देखते रहें सबकी सोच।
एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के सरप्राइजेज हमें मिलते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए, वर्ल्ड कप में भी मुख्तलिफ सरप्राइजेज हमारे सामने आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान तो बाहर हो ही चुका है, ऑब्वियसली आप सबको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार बता दूं। हसनैन, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हसनैन, आप भी यही सोचते हैं जो मैं सोचती हूँ कि शायद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अपने कुछ मामला थे, कुछ ऐसे मसाइल थे जिनकी वजह से हम पीछे रह गए और अफगानिस्तान जैसी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि अपसेट्स हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, जहां तक आपने इंट्रो में कहा ना कि अफगानिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रक्चर की खराबी नहीं है। आप देखिए कि स्ट्रक्चर अफगानिस्तान के पास भी मौजूद नहीं है। वो अपनी तमाम तर क्रिकेट शारजा और दुबई में खेलते हैं। अफगानिस्तान में मेरे ख्याल एक काबुल लीग के अलावा कोई लीग नहीं होती और वो भी अफगानी क्रिकेटर्स बहुत कम खेलते हैं। लेकिन मसला ये तो का होता है, मसला पेशेंस का होता है और मसला पैशन का होता है। उनमें पेशेंस भी है और पैशन भी है। आप देखेंगे कि वो किस तरह दिल लगा के खेल रहे थे और एक जुनून की हद तक उनको जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराने का जुनून था। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान का जिक्र, जिस तरह आपने पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए कोई नहीं खेल रहा था, कोई खेल रहे थे तो अपनी कप्तानी के लिए खेल रहे थे, कोई खेल रहे थे तो अपनी दोस्ती के लिए खेल रहे थे, कोई खेल रहे थे तो वाह उसकी गारंटी के लिए खेल रहे थे, और कोई नहीं खेल रहे थे तो वो इस वजह से खेल नहीं रहे थे कि उनको कप्तान हटा दिया गया या उन्हें फ्यूचर में कप्तान बनना है। तो आपकी जो क्रिकेट है उसका सिर्फ स्ट्रक्चर तबाह नहीं है, बल्कि आपकी जो करंट प्लेयर्स हैं वो भी इस वक्त सियासत में इन्वॉल्व हैं। इस वजह से आपकी क्रिकेट डे बड़े पीछे जा रही है। और अगर इसी तरह रहा तो मैं समझता हूँ कि ये फिर हम रोज बरोज ये नहीं कहेंगे कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान हार गया, अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान हार गया तो अपसेट हो गया, फिर हम उनके लेवल पे आ जाएंगे। बिल्कुल अफसोसनाक है। अच्छा हसनैन, हमारी टीम जिस तरह से मैं अभी ये सोच रही थी, आप बात कर रहे थे कि बुरी तरह से वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, कुछ ऐसे वर्ड्स मेरे जहन में आ रहे हैं जो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अदा नहीं कर सकती, लेकिन आई होप सो कि आप समझ गए। इतनी बुरी तरह से बाहर होना और फिर अफगानिस्तान जैसी टीम्स का ऐसे परफॉर्म करना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कुछ ना कुछ सबक हासिल करेगी अब, या अभी भी वही चलता रहेगा जो चलता आ रहा है? देखिए, हमने अफगानिस्तान से क्या सबक हासिल करना है? जिस अफगानिस्तान को आपने खुद क्रिकेट सिखाई है, पेशावर के ग्राउंड्स में, एनसीए में उनके क्रिकेटर्स यहाँ से क्रिकेट सीख के गए, उनसे हमने कुछ नहीं सीखना, सिर्फ ये सीखना है कि किस तरह आपके जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर हैं आपने उनको स्लॉट में लाना है, आपने उनको टीम में लाना है। आप देखिए कि पाकिस्तान की वो वाइड टीम थी जिसके पास लेग स्पिनर ही नहीं था। अगर आप शहराब खान को लेग स्पिनर कहेंगी तो सॉरी टू से, वो तो मेरे नजदीक ना पूरे बैटर हैं ना पूरे बॉलर हैं। मेरा ख्याल है इसीलिए शायद वो ऑलराउंडर है। जी हाँ, उनके 2 कैचेस की वजह से हम उनको मुकम्मल पैकेज कह रहे हैं, शायद इस वजह से कि हेड कोच उनके जो है अजहर महमूद, उनका ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। बाबर आजम के वो फेवरेट हैं और बाबर आजम को किसी जमाने में उन्होंने सपोर्ट किया था और उनको कहा था कि वो बादशाह हैं और मैं वजीर हूँ। हमारे यहाँ नीयतों का मसला है। हमने अफगानिस्तान से कुछ नहीं सीखना, हमने अपने आप को ठीक करना है और अपनी क्रिकेट को ठीक करना है। और जो लोग दरबान बन के बैठे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजों पे और वो किसी टैलेंटेड शख्स को आगे नहीं आने देते कि उनके लिए लंबाई फिक्री है। अभी देखिए ना कि आपके 25 से 30 प्लेयर्स आपके शाहीन के कैंप में अनाउंस हुए, उसमें आपके डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर अब्दुल फसी वो उसमें है ही नहीं, जिसने सेंचुरीज लगाई हैं, जिसने 1100 से ज्यादा रन बनाए। वो इस वजह से नहीं कि शायद उसका ताल्लुक किसी लॉबी से नहीं है, वो इस वजह से नहीं कि उसका ताल्लुक एक पसमानदा इलाके से है, वो इस वजह से नहीं कि वो किसी किंग का दोस्त नहीं है। सो ये वाली चीजें हमें अपने क्रिकेट से निकालनी होंगी। अगर पाकिस्तान की टीम आज भी मेरिट पर सिलेक्ट हो जाए और 6-7 महीने इस टीम को दें तो वो टीम आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रिजल्ट देगी। बिल्कुल। अच्छा हसनैन, आज मैच है इंपॉर्टेंट एक और, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। इस मैच को आप कैसे देख रहे हैं? दोनों टीम्स ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देती हैं हमें, परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे इनकी? देखिए, उससे पहले तो निबड़ा में देख रहा हूँ साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मुकाबला, और अभी तकरीबन जब आपकी कॉल आई थी तो नेल बाइटर मुकाबला था। साउथ अफ्रीका की भी 6 विकेट गिर चुकी थी और 23 गेंदों पे शायद 23 रन थे और वो मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो भी टीम हार जाएगी वो इवेंट से बाहर हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग अगर साउथ अफ्रीका हार गई तो आपको याद दिलाते चलो कि साउथ अफ्रीका इस इवेंट का सिर्फ एक ही मैच हारेगी और वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। हालांकि वेस्ट इंडीज ने अपना पहले ग्रुप में भी मैच हारे थे, फिर सुपर 8 में भी मैच हारा। लेकिन जो आप बात कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, मुझे ये लगता है कि आज ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा और मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि शायद इंडिया एक दफा फिर एक्सपोज ना हो जाए, क्योंकि इंडिया का इससे पहले जो तगड़ा मैच पड़ा है वो आप कह सकती है कि एक ही तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ पड़ा
वो पाकिस्तान था। और एक लम्हे आपने देखा होगा अगर ऋषभ पंत विकेट पे ना रुकते तो हमने इंडिया की पूरी बैटिंग लाइन आपको एक्सपोज कर दिया था और वो 60-70 रन में सारे आउट हो जाते। और ऋषभ पंत को भी 2-3 चांसेस मिले उस्मान खान के हाथों, नहीं तो 60 या 70 या 80 रन बनाती है इंडिया की टीम। सो मुझे ये लगता है कि जिस तरह वो पाकिस्तान के सामने एक्सपोज हुए उन एरियाज पे ऑस्ट्रेलिया वर्क करके आएगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया को पता भी है कि अगर हम यहाँ से मैच हार जाते हैं और उसके बाद अफगानिस्तान बांग्लादेश से जीत जाता है वो भी थ्रो हो जाएंगे। अगर वो जीत भी जाते हैं और अफगानिस्तान बांग्लादेश से जीत जाते हैं फिर भी उनका नेट रन रेट का इशू बनेगा। सो ऑस्ट्रेलिया आज अपने तमाम तर रिसोर्सेज के साथ आएगा और वो मेरा ख्याल है कि नॉकआउट समझ के आएगा। और नॉकआउट्स में आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को कुछ सानी नहीं है। उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में भी ये साबित किया, उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी साबित किया और कई दफा पाकिस्तान के खिलाफ, कई दफा दुनिया के दूसरे ममालिक के खिलाफ साबित किया कि वो नॉकआउट की टीम है और नॉकआउट में वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आज के मैच को अगर उन्होंने नॉकआउट समझा तो मेरा ख्याल है कि वो इंडिया को कच्चा चुबाने की सलाहियत रखते हैं। सही, कोई मजीद अपसेट्स देख रहे हैं इंटरेस्टिंग किस्म के वर्ल्ड कप में? हसनैन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी निवरा बताइएगा। मैंने पूछा कि आप मजीद इस तरह के कोई अपसेट्स देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में? अभी तो मुझे लगता है कि ये जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मुकाबला हो रहा है, अगर साउथ अफ्रीका हार गया तो मेरे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। लेकिन इसके बाद मुझे जो अपसेट होता है वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला है, दोनों इवन टीम है, कोई भी किसी भी टीम को हरा सकता है। और इसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है, दोनों इवन टीम्स हैं, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। तो उस तरह के मुकाबले रह नहीं गए कि मैं कुछ कह सकूं कि अपसेट होगा। जो भी किसी को हराएगा तो वो ऑन इस डे अच्छी क्रिकेट खेलेगा तो दूसरे को हरा सकता है वो। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब इंडिया दे रहे थे कि बहुत बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं, हम लोग काफी दिन हो चुके हैं, कोई सर्जरी सामने नहीं आई है। क्या सर्जरी होने जा रही है और कब तक मुतवक्की है वो सर्जरी? मेरा ख्याल सर्जरी थोड़ा सा डिले है क्योंकि सर्जन बिजी है आपके और वो दाखिला के कामों में थोड़ा सा बिजी है जी। वो सेनेटर भी हैं वो, हेडक्वार्टर्स में जाएंगे तो उसके बाद जाके वो सर्जरी करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बताता चलूं कि सर्जरी वगैरह नहीं होगी। स्पेशली जो लोग ये सोच रहे हैं, मेरी तरह ये ख्वाहिश कर रहे थे या पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोच रहे थे कि बाबर आजम को कप्तान हटाया जाएगा, शायद उनको भी कप्तान ना हटाया जाए। फिर जो लोग ये सोच रहे थे कि वहाब रियाज को ओहदे से हटाया जाएगा, तो शायद हो सकता है कि उनको भी किसी न किसी तरह से सेव किया जा सके। और अगले कुछ आने वाले दिनों में, कल हमने अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया और आज पाकिस्तान में टॉक एंड टाउन ये बात है, क्योंकि हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ सोर्सेज ने बताया था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बहुत सारे प्लेयर्स फटा डालने वाले और बहुत सारे प्लेयर्स के आप देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है वो और चेयरमैन के साथ जो है मामला गड़बड़ होंगे। और अभी आपको एक और बात बता चलूं कि साउथ अफ्रीका को 9 रन चाहिए 7 गेंदों पे और उनके 3 खिलाड़ी अभी तक बाकी हैं, क्योंकि अब 5 रन चाहिए। so that's an interesting match. ये मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका जीतने की तरफ जा रहा है। सही हो गया। अच्छा हसनैन, लॉबिंग का अगर जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऑब्वियसली पीसीबी में बहुत पाया जाता है, लेकिन अभी इसको मजीद फरोग मिल रहा है क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दिन ब दिन कम होगा, लेकिन हमें ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शाहीन शाह अफरीदी की एक बार फिर से खबरें सामने आ रही हैं कि उनको कैप्टन बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लॉबिंग की जा रही है। फखर जमान का भी नाम सामने आया, इस पर क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए लॉबिंग तो बिल्कुल की जा रही है, जिस तरह शुएब अख्तर बात कर रहे हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं, जिस तरह शाहिद अफरीदी पिछले काफी अरसे से स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो सबका दिल यही है कि बाबर को किसी तरह से हटा दिया जाए और शाहीन शाह अफरीदी को वापस आया जाए। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपने बाबर को हटाना है तो फिर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी कोई भी डिजर्व नहीं करता भाई। आप किसी नए बंदे को लेके आए ताकि ये टीम से ग्रुपिंग खत्म हो। अगर इसी ट्राइके के गिर्द आप कप्तानी को घुमाते रहे तो ये एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। सो हमें किसी तीसरे या चौथे ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए। अगर हम वो नहीं देख सकते तो बाबर आजम को ही कप्तान रखें और फिर इन दोनों को जो है वो फिर कुछ समझाने के लिए कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाउन कर दें या फिर 2-3-4 सीरीज बाहर बैठा दें तो शायद इनको अकल आ जाए। बेशक, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस हसनैन। आप मैच एंजॉय करें जाके जो रह चुके। नाज़रीन, ये कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी इज द की। जब तक आप किसी चीज़ को लेके क्या कह सकते हैं कि इस्तेहकाम के साथ या आप एक ही फ्लो में नहीं जाते ना, तब तक वो चीज़ आपकी फ्लॉप हो जाती है। सो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को एक्चुअली ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये लेकर आए टीम में और डिटर्मिनेशन दे हमारी टीम को ताकि वो परफॉर्म कर सके। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे बजट में क्या होने जा रहा है, टैक्सेस के हवाले से क्या तफसीलात है, इस पर बातचीत होगी। हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक टू सबकी सोच। अच्छा, अभी हम बात करने लगे कि नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारिफ करवा दिए जिनका इतलाक 1 जुलाई से होगा। इसके साथ ही एक और चीज़, इसकी मीम्स आपने भी शायद सोशल मीडिया पे देखी होंगी। वो मीम्स फाइलर नॉन फाइलर ये है क्या, या फिर ये जो नए टैरिफ के तहत रिहायशी जो सारिफीन, इनकी कुछ अपडेट्स आपके साथ अगर शेयर करूं। रिहायशी सारिफीन पर माहाना 200 से लेके 1000 रुपये तक के फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं, और जो तजारती सारिफीन है उन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा किया गया है। और जो रिपोर्ट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, तफसीलात के मुताबिक 301 या फिर इसके अलावा आप कह सकते हैं 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन 200 रुपये माहाना मुकर्ररा जो चार्जेस हैं वो अदा करेंगे, जबकि 401 या फिर 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 400 रुपये अदा करेंगे। अब ये कुछ डिटेल्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। हमें ज्वाइन किया है जी स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं तंसीर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानेंगे कि ये क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बहुत सारी मीम्स हमारे सामने आती हैं, ये फाइलर नॉन फाइलर, ये क्या मीम्स है? देखें जी, फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट तो 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले। अच्छा, उसमें सूरत हाल ये है कि मीम्स तो आजकल बहुत हैं। मैंने जो सोशल मीडिया पे भी देखी कि क्रिकेट खेल रहे हैं, उसने छक्का मारा तो उसने कहा तुम्हारे स्कोर 6 नहीं 3 है क्योंकि तुम नॉन फाइलर हो। फिर एक दो तो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं, ज़ाहिर है आवाम में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, उन्होंने कहा नॉन फाइलर को गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। ये थी मीम्स। अच्छा, अब ये मीम्स ये हकीकत में भी मारने का नहीं हुक्म नहीं दिया हकीकत गया, में नहीं, हकीकत में नहीं है, ये सोशल मीडिया की मीम्स है। अब कानूनी अगर बात करें तो ये जो फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट था, ये 2013 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसको वाकई रियली अप्रिशिएट किया गया था कि भाई एक आप टैक्स दे रही हैं, ठीक है, आपके लिए ज़ाहिर है टैक्स रेट डिफरेंट होना चाहिए। अगर कोई आप ट्रांजैक्शन करती हैं प्रॉपर्टी की, गाड़ी की, या कोई ट्रैवल करती हैं, या किसी भी किस्म का आपके उस मामले में टैक्स इन्वॉल्व है, तो आपको टैक्स 1 रुपी चार्ज किया जाए और नॉन फाइलर को 2 रुपी चार्ज किया जाए, एक पेनल्टी, एक पनिशमेंट के तौर पे, और उसे कंपेल करने के लिए कि तुम आके टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाओ और बीइंग ए फाइलर आप पाकिस्तान की इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करो। अब 2013 से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और चलते चलते ये अपनी अब एक्सट्रीम, ये जो मौजूदा साल है, जो फाइनेंस बिल 2024 है और 2023 भी जो था, इसके अंदर भी अब लैंड ट्रांजैक्शंस के ऊपर पहले 1% था। ये 2 सेक्शंस हैं 236K और 236C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, उसके तहत 1% ये टैक्स चार्ज किया जाता था। अगर आपने प्लॉट परचेज किया उस पर 1% आप एज ए फाइलर टैक्स पे करें, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप 2% पे कर दें। लास्ट बजट में इस 2% को 7.5% कर दिया गया, एकदम से बढ़ाया गया फॉर नॉन फाइलर। ओके, फॉर नॉन फाइलर 7.5। अच्छा, मेरा जो इस पे ऑब्जेक्शन है कि नॉन फाइलर से 2-2 टके का टैक्स लेके हुकूमत नहीं चल सकती। हमारा असल मकसद तो ये है कि लोगों को टैक्स नेट में लेके आना। अब आम तौर पे लोगों ने क्या किया, वो 7.5% भी इजीली पे कर दिया। उन्होंने कहा भैया हमने टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी, हमने फाइलर नहीं बनना। एक जनरल परसेप्शन है कि FBR ब्लैकमेल करता है, टैक्स लगा देता है, और नो डाउट FBR। अच्छा, वैसे लेकिन नॉन फाइलर के खिलाफ ये स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के अलावा क्या ही कर सकती है गवर्नमेंट? मतलब 2% से 7% तक बढ़ाना वाज अ स्टेप जो शायद वो ज्यादातर नॉन फाइलर्स जो वो फाइलर्स बनना शुरू कर देंगे। आगे सुनिए ना, ये पिछले साल था 7.5%। इस साल उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स नॉन फाइलर के लिए 45% कर दिया है। वो थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट लिया 1 करोड़ रुपए का, नेक्स्ट ईयर आपने उसको 2 करोड़ रुपए का बेच दिया प्रॉफिट के ऊपर, तो आम जो शख्स है उसके ऊपर देगा 15 लाख रुपए टैक्स मैक्सिमम, नॉन फाइलर देगा 45 लाख। मेरे करीब कोई नॉन फाइलर बेवकूफ़ नहीं है, वो जाके एक रिटर्न फाइल करेगा। मैं जो असल मेरा ऑब्जेक्शन है या जो मेरी रिजर्वेशन है वो ये है कि आपने नॉन फाइलर से टैक्स लेने का मत सोचें, आप नॉन फाइलर के डाटा को यूज़ करें कि अगर पिछले 5 सालों में जिन अफराद ने एज ए नॉन फाइलर कंट्रीब्यूट किया है, आप उनकी लिस्ट बनाएं, आप उनको नोटिस करें, आप उनको रजिस्टर्ड करें, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ देखें, आप उनके पास व्हीकल्स कितनी हैं, उनके इंटरनेशनल टूर्स कितने हैं, उनके बच्चे फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो डॉलर्स में फ़ीसें दे रहे हैं, और वो क्यों कर नहीं है टैक्स नेट में। ये फेलियर तो FBR का है। FBR को आसान तरीन ज़रिया ये लगा कि नॉन फाइलर का टैक्स बढ़ाते जाओ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2013 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ।
बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे हुआ, आपकी अदर ट्रांजैक्शंस पे हुआ, और उसका रिजल्ट ये आया कि आपका डाटा बैंक जो है FBR का बढ़ता चला गया। अब इसका फेलियर इसलिए आना शुरू हो गया कि अब आप डिपेंडेंट हो गए नॉन फाइलर टैक्स पे, कि आपने कहा कि ठीक है हम नॉन फाइलर को तो पूछेंगे नहीं, बस उससे इतना बड़ा टैक्स ले लें। मेरा जो दानिस्त है, मेरा जो तजर्बा है, जो मुझे समझ आ रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इस ज़रिए से आप टैक्स कलेक्शन कर पाएंगे, बल्कि आप अनजस्टिफाइड किस्म की, जिसे कहते हैं, बर्डन डाल रहे हैं इकोनॉमी पे। मॉडर्न कंट्रीज़ में कोई नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहते हैं नॉन फाइलर रह क्यों जाए जब नादरा का डेटाबेस मौजूद है, आपका FBR पूरा इलेक्ट्रॉनिकली, जिसे कहते हैं, ऑपरेट हो रहा है। तो उसका मकसद क्या था कि मेरा CNIC मेरी हर चीज़ के बारे में बता रहा है। तो आप लोगों को रजिस्टर्ड करें, उन्हें टैक्स नेट में लेके आएँ, रादर देन कि आप नॉन फाइलर के ट्रैक पे चले जाएं। ये जो 45% हुआ और ये जो इन्होंने होशरबा इजाफा किया नॉन फाइलर के लिए। अच्छा, एक और आपको चीज़ बताऊं, अभी अब नेपरा की बात कर रही थी, IESCO क्या कर रहा है? IESCO, लेस्को, पेस्को, ये पाकिस्तान के वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो बिजली तकसीम करते हैं। आप बिलीव करें, मेरे कई दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि उधर करप्शन का बाजार गर्म है। आप अगर 1 वीक के लिए इनएक्टिव हुए, एक FBR में टर्म यूज करते रहते हैं वो स्टोरीज भी जी, आप एक हफ्ते के लिए इनएक्टिव हुए तो उसने क्या किया, अब एक इंडस्ट्री है उसका 2 करोड़ बिल आ रहा है। एक टैक्स है फर्दर टैक्स जो कि 4% जिसका रेट है, ये सेल्स टैक्स की एक स्पीशी है। वैसे सेल्स टैक्स 18% है। अब वो 4% उसको 2 करोड़ पे लगाते हैं, वो 8 लाख रुपए एक बड़ी सब्सटेंशियल अमाउंट है। वो फिर जाते हैं, यानी आप सोचें कि पाकिस्तान किस नहज पे है। प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर भी करप्शन पाई जा रही है, और वो दफ्तर के जो बाबू हैं वो उससे लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 25% ऑफ द दिस फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं और उसके बाद उसको एक्टिव कर देते हैं। यानी हुकूमत इस हद तक फेलियर पे चली गई टैक्स के निज़ाम को लाने में कि आपने कंपनीज़ को कस्टोडियन बना दिया टैक्सेशन का, ख्वाह वो विद होल्डिंग रजीम की शक्ल में, और ख्वाह ये आपकी इलेक्ट्रिक और आपकी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं। इनके मरहूने मिन्नत हो गए कि आप ये डाटा देते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा इतने लोगों का टैक्स आ गया। तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन की तादाद खुद बढ़ाएं। आप सिस्टम के ऊपर ये नॉन फाइलर का चक्कर लगा के फजूलियात में जा रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को मज़ीद वीक करने जा रहे हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है। अच्छा, पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम है, क्या हम लोग आज चाह रहे हैं कि ज़रा जेनेरिक वे में डिस्क्राइब कर सकें तमाम तर चीज़ों को, ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं वो समझें इन बातों को कि टैक्स निज़ाम है कि एक आम आदमी किस किस्म के कितने तरह से जो है वो टैक्स अदा करता है? 1947 में निमरा पाकिस्तान बना, बल्कि उससे पहले से टैक्स का निज़ाम बरे सगीर पाको हिंद में मौजूद था। बेशक वो तो सदियों से चला आ रहा है। तो ये साल्ट टैक्स के नाम से हुआ, जिसके बाद वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बन गई। 1947 से ऑनवर्ड जो आज की तारीख 2024 में पाकिस्तान में जो फेडरेशन के टैक्सेस हैं वो 4 हैं। नंबर 1 पे इनकम टैक्स है जो कि आपने अपनी आमदनी पे देना है। आप सैलरीड पर्सन है, आपकी अगर 6 लाख से ऊपर सैलरी है पर ईयर तो आप टैक्स नेट में आते हैं। ये 6 लाख एनुअली है तो ये 50,000 पर मंथ वाले को माफ़ी है। और 51,000 से जो ऊपर चला जाएगा, 50 से ऊपर, उसके ऊपर 5% ऑफ इनकम टैक्स है उसकी आमदन पे। बिजनेस के लिए उन्होंने ये 4 लाख रखा हुआ स्लैब कि 4 लाख रुपए जिसकी साल की आमदन है उससे टैक्स ना ले, उससे ऊपर आप टैक्स चार्ज। दूसरा टैक्स है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, वो है सेल्स टैक्स। ठीक है। अच्छा, सेल्स टैक्स वो है जो आपकी तकरीबन मार्केट में जब आप ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, जब आप ये स्टोर्स पे जाते हैं तो 90% एंड अबव प्रोडक्ट्स जो हैं वो टैक्सेबल है, जिनके ऊपर सेल्स टैक्स लेवी होता है। अच्छा, अब इसका रेट पहले तो 10% भी था, फिर 12% हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 16, फिर 17, अब ये 18% है। 18% के साथ जैसे मैंने अभी आपसे पहले जिक्र किया कि पेनल्टी की शक्ल में 4% फर्दर टैक्स, कि अगर एक बंदा रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स में तो उससे 4% एक्स्ट्रा टैक्स ले। ये दूसरा टैक्स हो गया। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये अमीर भी देगा और ये गरीब भी देगा। ये निमरा अपने 20,000 के सूट पे भी देगी और एक गरीब जो 2,000 का सूट लेगा वो भी पे करेगा। तो ये यानी बड़ा जुल्म है वैसे। ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। माचिस की डिब्बी पे सेल्स टैक्स है, यानी आपकी छोटी सी छोटी चीज़ के ऊपर भी सेल्स टैक्स मौजूद है। अब वो जमा हो रहा है, नहीं हो रहा, ज़ाया हो रहा है, वो लीकेजेस में जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन गरीब आवाम के ऊपर सबसे बड़ा जो बर्डन आता है वो इनडायरेक्ट टैक्स का आता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा तकरीबन पूरा टैक्स कल्चर ही इनडायरेक्ट बन चुका है। मैंने जो पहले आपसे इनकम टैक्स का जिक्र किया था,
इनकम टैक्स भी विद होल्डिंग रजीम की वजह से एक किस्म का इनडायरेक्ट टैक्स बन चुका है, यानी उसको भी आप डायरेक्ट टैक्स नहीं कह सकते अप टू सम एक्सटेंट। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो बहुत माइनर सा उसका शेयर है। ये वो टैक्स है, ड्यूटी है जो प्रोडक्शन बेस्ड है, कि एक कारखाना की जो प्रोड्यूस है, जो वो चीज़ें बनाता है, भले वो बिकें या ना बिकें, वो प्रोडक्शन बेस्ड वो टैक्स है, ड्यूटी है जो पे की जाती है। ये 3 टैक्सेस हो गए। चौथा आपका जो है वो आपका वो टैक्स है जिसको कस्टम्स कहा जाता है, जो इंपोर्ट स्टेज पे, जो पोर्ट के ऊपर है, जो एयरपोर्ट पे है, सी पोर्ट पे है, ड्राई पोर्ट पे है, कि कोई भी चीज़ जब आप पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर ये तीनों टैक्स लगते हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज। अच्छा, ये लग्जरीज वगैरह पे या इस तरह के आइटम्स पे वो भी एक बड़ा अजीब मुअम्मा है। हमारे सियासी गुफ्तगू करने वाले या सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट कि जी फ़लाँ चीज़ पे टैक्स लगाए। पाकिस्तान एक ऐसे फ़ोन पे इस हद तक लगा देते हैं टैक्स, आप फ़ोन पे लगाते हैं जी, फ़ोन पे लगा देते हैं। आपके फ़ोन की इंपोर्ट बेतहाशा है। एक तो लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हम पाकिस्तान में सुपर ब्रेन प्रोड्यूस करके बाहर भेज रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हम आज तक ये डिवाइस नहीं बना पाए, आज तक ये डिवाइस नहीं बना पाए। ये 10,000 रुपये की डिवाइस है जो हम 4-4 लाख रुपए की जाके इंपोर्ट करते हैं, जो जुल्म है, जिसमें आपके डॉलर ड्रेन होते हैं। स्मगलिंग तो इसका अलहदा एक एलिमेंट है। तो आपका चौथा जो एलिमेंट है वो कलेक्शन का, वो कस्टम्स है। उस पर भी आपको एक लतीफ़ा बताता चलूँ कि जिस वक्त आपका डॉलर एस्केलेट करता है तो आपको पता है FBR खुश होता है, आवाम रो रही होती है। FBR खुश क्यों होता है कि पहले अगर 100 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट आ रही थी या 50 बिलियन डॉलर की थी तो वो डॉलर था 150 रुपये का, अब वो डॉलर हो गया 250 का या 300 का। तो आपका FBR का जो कस्टम बेस्ड डेट कलेक्शन है वो तो 50, 60, 80, 90% ऑटोमेटिकली बढ़ गई। कि अगर ये फ़ोन आज से 4 साल पहले 50,000 का था तो आज ये 4 लाख का हो गया है, तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स तो 4 गुना आपको आ गया ना, इनकम टैक्स भी आपको 4 गुना आ गया, ठीक है। तो उसमें FBR का तो कमाल नहीं है। कस्टम के ऊपर तो ये सूरत हाल है कि आप बैठे हुए हैं, शिप लगा, सामान उतरा और आपने उस पर टैक्सेस और ड्यूटीज़ देने। नो डाउट उसमें भी करप्शन है, उसमें भी अंडर इनवाइसिंग हो रही होती है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये तो टोटल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर है। इसके बाद एक मुल्क में, इसी मुल्क के सूबे हैं, आपके प्रोविंसेस हैं, उसमें प्रोविंशियल टैक्सेस हैं। ये जो आपकी 18th अमेंडमेंट थी जो 2008 में शायद लाई गई थी बिल, 18th अमेंडमेंट के तहत सूबों को इंडिपेंडेंट करने के लिए कलेक्शन के एंगल से भी और कई और मामलात में, उनमें ये एक नया टैक्स बाख्तियार बना दिया गया ना, तो वो एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कराया गया था 2011 में सिंध में, 2012 में पंजाब का और इसी तरह KPK और आपके बलूचिस्तान का। वो है सर्विस टैक्स। जैसे बीइंग एन एडवोकेट, कंसल्टेंट और सर्विस प्रोवाइडर, आर्किटेक्ट, ये तमाम जो लोग हैं अब ये फेडरेशन को टैक्स नहीं देते, ये प्रोविंस को टैक्स देते हैं, जो प्रोविंस का कलेक्शन बनती है। तो सच टाइप ऑफ आप ये कह लें कि टैक्सेस की तो भरमार है। एक बड़े लेवल की कंपनी जो है वो पहले 4 टैक्स ये पे करती है फेडरेशन को, फिर 4 सूबों में अगर वो ऑपरेट कर रही है, बड़ी इंडस्ट्री जो है वो 4 सूबों को सर्विस का टैक्स भी अलहदा से देती है। तो एक वक्त में वो 8 इदारों के साथ कंप्लाइंस कर रही हैं, विच इज़ आल्सो द कॉज ऑफ, कह लें कि आपके बिजनेस के डिक्रीज आना, इंडस्ट्री का फॉल डाउन होना, वो भी एक वजह है। कारोबार नीचे जाता है। और बिजनेस कम्युनिटी और इवन हम प्रैक्टिशनर ये कहते हैं कि आप 1 विंडो ऑपरेशन बनाएं, प्रोविंसेस भी आपके हैं, फेडरेशन भी आपकी है, आप पैसे आपस में, वो अलग बात है कि हमने सूबों को अलग कर दिया, अफसोसनाक है ये भी हमारे लिए, ये अफसोसनाक है। और एक 1 विंडो ऑपरेशन बनाएं और उसके लिए आप फैसिलिटेट करें बिजनेस कम्युनिटी को, ना कि उनके लिए अजियत बनाएं। आप अपने पे सोचें कि आपको तो 10 साल में एक अगर नोटिस आएगा ना तो आपको यकीन करें बुखार हो जाएगा कि ये क्या आ गया है। तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए अजाब है, उसे हर महीने नोटिस आता है, क्योंकि ये 8 इदारे हर वक्त हमतन खरगोश रहते हैं उसको चार्ज करने के लिए। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। टॉपिक इतना एक्सटेंसिव है कि 10-15 मिनट में तो बातचीत नहीं कर सकते, फिर किसी दिन आपसे ज़रूर बातचीत होगी सब पे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है सैयद तंसील बुखारी साहब की, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक बार फिर से अभी बजट पे फाइनलाइज क्या होता है, क्या मामला सामने आते हैं, वहाँ पर भी सियासत का बाजार गर्म है। बट एनी हाउ इन दी एंड हमारी हमेशा से ये रिक्वेस्ट होती है, दुआ होती है अपनी आवाम के लिए कि गवर्नमेंट से कि यार प्लीज़ सोचा करें आवाम का भी, और फिर दुआ होती है कि बेहतरी की जानिब हमारा मुल्क गामज़न हो। एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। नाज़रीन, ये कहा जाता है कि जो फैसला होता है वो इंसान की महारत होता है, जो कि फिर इंसानी महारत उसकी वजह से चमकती है। फ्यूजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो गाड़ियों की सनत में एक मोतबर तारीख रखता है, 1980 की दहाई में शकील ऑटो ट्रेडर्स के तौर पर शुरू होने वाली ये कंपनी पाकिस्तान भर में जो है आप कह सकते हैं कि अतालवी टू स्ट्रोक रक्शे के स्पेयर पार्ट्स की तकसीम में अहम किरदार अदा करती है। और जो EVEE यानी कि ईव भी आप इसको कह सकते हैं, इनका विजन ये है कि स्टाइलिश ई बाइक्स हर एक के लिए दस्तयाब हों जो पाकिस्तान में इंसानी हरकत के तरीके को मजीद आसान बना सकें। वैसे भी पेट्रोल भी बहुत महंगा हो चुका है, गाड़ियाँ वैसे ही अफोर्ड नहीं कर सकते। साद फारूक हमारे साथ मौजूद है जो अपने एक्सपीरियंस को, अपने इस विजन को हमारे साथ शेयर करेंगे। साद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साद, ये सफ़र जो कि मैंने अपने इंट्रो में थोड़ा बहुत तो बताया, बाकी आप बताएंगे क्या है ये सफ़र, कैसा रहा ये सफ़र? देखें जी, जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की उसके बाद मैंने अपने वाले साहब का काम ज्वाइन किया जो कि ऑटो स्पेयर पार्ट्स में डील करते थे। तकरीबन कोई 8, 10, 12 साल जब काम करते रहे तो हम लोग 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में ही आफ्टर सेल स्पेयर पार्ट्स में काम कर रहे थे। हर साल महसूस करते थे कि 2 व्हीलर के अंदर बाइक्स जो हैं वो न्यू मॉडल्स आते हैं, सिर्फ स्टिकर्स चेंज होते हैं और कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो कुछ 2-4 साल पहले बैठे थे तो सोचा पाकिस्तान में हाई टाइम हमारी रोड्स में एक लेमैन आप मैं अगर रोड पर सफर कर रहे हैं तो कुछ ऐसा नजर आना चाहिए हमें भी कि जिसको देख के कुछ बेहतर महसूस हो। सो दैट वाज अ कंसेप्शन कि हमने कहा कि पाकिस्तान में स्कूटर्स लेकर आते हैं। अब स्कूटर्स जब हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान में अगर स्कूटर्स इंट्रोड्यूस करने ही हैं तो व्हाई नॉट ईवी, व्हाई नॉट इलेक्ट्रिक, हम क्यों फ्यूल बेस्ड प्रोडक्ट पर ही काम करें। सो दैट वाज अ मेजर कंसेप्शन कि हमने सोचा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन मोर देन 15 मंथ्स। हमारे प्रोडक्ट्स ऑल ओवर पाकिस्तान इस टाइम अवेलेबल हैं। वी कैटर ऑल जेंडर्स, वी कैटर ऑल एज ग्रुप्स। हमारे स्कूटर्स आपको बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स में मिलेंगे, बेहतरीन किस्म के डिजाइन हैं। वो पुरानी आपके पास नहीं है कि आपके पास एक ही तरह की बाइक है जो आपको सिर्फ परचेज करनी है। डोंट हैव एनी चॉइस, नाउ यू हैव अ चॉइस ऑफ लाइक डिफरेंट डिजाइंस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट जॉनर्स, हर तरह की आप चॉइसेस कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी न्यू इनोवेटिव मार्केट फॉर साथ मेरे लिए भी कोई ऑप्शंस हैं? 100% जी। बल्कि आपके लिए तो इस तरह नहीं है कि एक ऑप्शन है, आपके लिए 2 से 3 ऑप्शन है जिसके अंदर आपको भी कंफ्यूजन होगी कि मैं कौन सी वाली लूं जाके। अच्छा, इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू वांट फ्रॉम द स्कूटर नाउ। हाँ सही बात है। फिर मतलब लड़कियों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। 100%। ठीक है। अच्छा, आइडियोलॉजी क्या है ईवी की? मैंने पहले ईव बोला एंड आई थिंक दैट इज हाउ यू प्रोनाउंस इट, ईवी, राइट? यस, बिल्कुल। विजन क्या है आप लोगों का? देखिए जी, मेरे से अगर मेरी कंपनी का विजन पूछेंगी ना तो वो है 2 चीजें। फर्स्टली वी वांट टू ब्रिंग ईज इन द लाइफ ऑफ द कंज्यूमर्स in terms of mobility, and दूसरा we want to bring happiness on the faces of our consumers। ये किस तरह हम करेंगे? हमारा जो प्रोडक्ट है, we are not only selling scooters, हम लोग एक कंफर्ट बेच रहे हैं, हम लोग कंफर्ट दे रहे हैं अपने कंज्यूमर्स की जिंदगी में, मोबिलिटी की सूरत में। जिधर अब लेट सपोज आपने अगर आज सुबह काम पर सुबह 10 बजे पहुंचना है तो आपको किसी भाई बहन वालिद साहब का वेट करने की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपकी मोबिलिटी के अंदर वो आपको कहीं पर ड्रॉप करे, आप खुद वहां पर आ सकते हैं। सही। अच्छा साथ, जहाँ पे पेट्रोल वगैरह महंगा हुआ है वहाँ पे ई बाइक्स ऑब्वियसली एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हमारे मुल्क में बिजली भी तो महंगी हुई है ना, तो फिर ये कितना पॉकेट फ्रेंडली है कि लोगों को इसकी तरफ आना चाहिए? देखिए जी, ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं ये टोटल 2 to 2.5 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत छोटा चंक है एज कंपेयर टू द फ्यूल। अब फ्यूल के अंदर लेट सपोज ये 2-2.5 यूनिट करके मिनिमम भी हमारे स्कूटर्स 50-60 किलोमीटर दे देते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको लेट सपोज अगर 1 लीटर भी फ्यूल लेना पड़ रहा है तो 250 रुपीज की कॉस्ट है और इधर आपकी 100 रुपए की कॉस्ट है। दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ बोथ नाउ। अच्छा सही। ये फ्यूचर क्या देखते हैं ई बाइक्स का आप? आपको क्या लगता है कि लोग वाकई तौर पे इसकी जानिब राग़िब हो जाएंगे, जो कि होना चाहिए ऑब्वियसली? देखिए, एक जमाना था जब हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं ये फ्यूचर हैं पाकिस्तान का, बट आज मैं कहता हूँ ये फ्यूचर नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट है। कंज्यूमर भी इसके लिए रेडी है, हमारी गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसीज दी हुई हैं, हम ओईएम्स भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। एंड कंज्यूमर को ट्रस्ट मी, हमें जाकर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वी जस्ट हैव टू नॉक द डोर, द कंज्यूमर इज ऑलरेडी रेडी नाउ। बहुत शुक्रिया साद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बेस्ट ऑफ लक। जो आपका विजन है कि लोगों को ई बाइक्स की तरफ लेके आना है, बल्कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप ई बाइक्स की तरफ जाना शुरू कर दें। एक तो पॉकेट फ्रेंडली होंगी आपके लिए भी, जैसे कि साद ने बताया, और दूसरा हमारे मुल्क में वैसे भी पेट्रोल की कीमतें आए रोज़ हम खबरें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो इसलिए ई बाइक्स इज़ अ गुड ऑप्शन, सेफर ऑप्शन है।
एक और खबर जो है वो हैरान कुन चोरी की है वो पाकिस्तान में। पाकिस्तान से अक्सर हैरान कुन खबरें आती रहती हैं। एक और खबर अक्सर शेयर करते हैं कि चोरों ने जो है वो पूरा मोबाइल टावर ही चुरा लिया। लाड़काना की ये खबर है और अमेजिंगली सरप्राइजिंगली ये खबर भी हमें जो है वो सिंध से ही मिली है। ये सुनकर आपको यकीन ही नहीं आएगा कि पाकिस्तान में एक इंतहाई अजीब और हैरान कुन वाक़या पेश आया कि जो चोर हैं वो चोरों के एक ग्रुप ने मुकम्मल प्लान तैयार किया, मनसूबाबंदी के साथ पूरा मोबाइल टावर ही चुरा लिया है। मनी हाइस्ट का सीज़न मुझे याद आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में, मतलब आप लोग कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो खैर इस खबर की डिटेल्स सामने आई हैं उसके मुताबिक चोरों ने वो कटर्स का इस्तेमाल किया और ये निजी मलकियत वाले मोबाइल टावर को ऊपर से लेकर नीचे तक तोड़ दिया, फिर एक एक हिस्सा साथ ले गए। और हैरत की बात यहाँ पे ये भी है कि उन्होंने लोहे का मरकजी दरवाज़ा और जो दीगर मुतल्लिका तनसीबात हैं वो भी चुरा ली साथ। और उससे भी हैरान कुन बात, मज़ीद हैरान कुन बात वो ये कि गांव में इस टावर की हिफाजत के लिए 2 गार्ड्स भी तैनात किए गए थे, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद हिफाजती इंतजामात नाकाफ़ी साबित हुए। ये वाक़या ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में हैरत का बाइस बन चुका है। क्या आपने भी ऐसा कुछ सुना इससे पहले या नहीं? मुझे इसमें वो सिक्योरिटी गार्ड्स वाली बात याद आ गई जो मैंने खुद ही बोला कि हैरानकुन तौर पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, लेकिन पाकिस्तान में आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद वो भी साथ मिले हुए थे, जिसकी वजह से जो चोर हैं उनको इतनी आसानी से अपनी कार्रवाई डालने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है। अच्छा, इल्म जो है हमारे मुल्क में नहीं बल्कि ओवरऑल भी डिफाइंड होती हैं कुछ एजेस के, भाई इस एज में आपने ये कर लेना है, आपका यहाँ पे ग्रेजुएट होना है, ये होना है, वो होना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करते और ये कहा जाता है कि इल्म की कोई उम्र नहीं होती। 105 साला वर्जीनिया जो है वहाँ पे एक बात कर सकते हैं खातून की जिन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल कर ली है और अब जो है वो 105 साल की हो चुकी हैं ये खातून जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ। उन्होंने आखिरकार एक यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुकी है। स्टैनफोर्ड ये यूनिवर्सिटी है जहाँ से उन्होंने ये डिग्री हासिल की और इसमें हैरत की बात यह है कि उन्होंने ये तालीमी सफ़र अपनी उम्र के 80 साल से ज़ायद अरसे के बाद शुरू किया था। तब जब उनकी 80 साल उम्र हो चुकी थी उसके बाद से उन्होंने ये आगाज़ किया इस सफ़र का और अब वो 105 साल की उम्र में अपनी ये डिग्री हासिल कर चुकी हैं। ये जो कहानी है ये ना सिर्फ उनकी अज़्म और हिम्मत की अक्कासी करती है बल्कि ये भी साबित करती है कि सीखने की अगर कोई जुस्तजू हो तो आप एज बिल्कुल भी नहीं देखते। और ये जो वर्जीनिया खातून है इनकी मेहनत और इस्तकामत ने इनको ये एज़ाज़ दिलवाया है। अभी इस वक्त जो हमें नाज़रीन देख रहे हैं, अगर आप लोग भी समेत मेरे ये इरादा करते हैं कि आपको अपनी तालीम में आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सो दिस इज़ द टाइम। आपको मोटिवेशन भी मिल चुकी है इन खातून की शक्ल में। उठें, जाके एडमिशन लें कहीं पे और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें, बल्कि आगे बढ़ें। अभी एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करते हैं चीन से, जहाँ पे 9 घंटों में नया रेलवे ट्रैक मुकम्मल कर लिया गया। पाकिस्तान में जहाँ आप जो मैंने पहली खबर आपके साथ शेयर की थी वहाँ पे आप ऐसी खबरें एक्सपेक्ट करते हैं और ये जो अभी खबर शेयर करने जा रही हूँ ऐसी खबरें आप चीन से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनूब मशरक़ी चीन के शहर जो है वहाँ पे ये एक रेलवे स्टेशन है जो कि नया रेलवे स्टेशन है। इसको सिर्फ 9 घंटों के अंदर मुकम्मल किया गया है। 1500 इसमें मजदूर थे। उनकी टीम ने हैरत अंगेज़ तौर पे ये हैरत अंगेज़ कारनामा सर अंजाम दिया और जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इस मंसूबे पर काम पिछले जुमे को शाम 6:30 बजे शुरू हुआ और हफ्ते की सुबह 3:30 बजे मुकम्मल भी हो चुका था। इस दौरान जो मजदूर हैं उन्होंने ना सिर्फ ट्रैक बिछाया बल्कि ट्रैफिक सिग्नल्स और निगरानी के आलात भी वहाँ पे नस्ब किए। मतलब ओवरऑल कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ हर पहलू से उन्होंने उसको कवर किया है। और ये ट्रैक 3 अहम रेलवे के साथ मुंसलिक होगा और मुख्तलिफ शहरों को जो है वो लिंक करेगा। हमने 7 ट्रेनों और 23 खुदाई के जो आप कह सकते हैं मशीनों का इस्तेमाल किया, ये वहाँ के वो मजदूर ये कह रहे हैं, और साथ साथ 7 यूनिट्स में काम किया है। दिस इज़ व्हाट दैट दे हैव रिपोर्टेड। एक ये रेलवे है, एक पाकिस्तान का रेलवे है जिसकी ट्रेन पे आप बैठ जाएं अगर तो खुदा ना खास्ता हंसने की बात नहीं है। वैसे अफसोस की बात है कि बड़ी बुरी खबरें भी वहाँ से सामने आ जाती हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सफ़र होता है। अगर आपने कहीं 7 बजे पहुँचना है तो आप जाके 9 बजे पहुँचते हैं, या आप खैरियत से अगर पहुँच जाएँ तो पाकिस्तान की रेलवे को भी ये खबरें जो हम लोगों को शेयर करने का मकसद होता है कि कुछ सबक हासिल किया जाए। और एयरलाइंस भी हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। फिर रेलवेज़ की भी बात आ जाती है तो पाकिस्तानी रेलवेज़ को भी ज़रा सबक सीखना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही अवाम को भी अपना जज्बा दिखाना चाहिए। मतलब ये जो मज़दूर हैं वहाँ पे वो चीनी मज़दूर हैं, तो पाकिस्तान के जो हमारे लोग होते हैं वो उनके बस एक ही बात होती है, काम हो ना हो पैसे मिल जाने चाहिए।
तो ये जज्बा जो होता है ना काम करने का और अपने काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम देने का, ये जज्बा भी आपको हर जगह पे नहीं मिलता। बेशक हमारी गवर्नमेंट आज लेट्स सपोज बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होंगे ना, जब उनके अंदर ईमानदारी नहीं होगी तब तक हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और ये इस तरह के खबरें हमारी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगी और चीन में शेयर नहीं हो रही होंगी। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, फ़लस्तीन का कुछ रुख करते हैं। मकबूजा मगरबी किनारा जो है वो फ़लस्तीनी शख्स मुजाहिद उज़्मा या उनको इसराइली फोर्सेस ने एक छापे के दौरान वो जीप के बोनेट पर बांध दिया। बज़ाहिर उसे इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस वाक़े की वीडियो वायरल हुई और इंटरनेशनली इसको कंडेम किया गया। गम व गुस्सा पैदा किया इस वीडियो ने, जो कि बनता भी है। ये जो शख्स है, इनके ख़ानदान ने एम्बुलेंस की दरख्वास्त की थी क्योंकि वो ज़ख्मी थे, लेकिन उनकी हालत को नज़रअंदाज करते हुए इसराइली फोर्सेस जो हैं उन्होंने उन गाड़ी के बोनेट पर ही बांध दिया। मतलब जुल्म की डेली बेसिस पर जब हम ये खबरें शेयर कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा दिस इज़ दी एंड, इससे ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत नहीं हो सकती है। बट अगेन जो इसराइली फोर्सेस हैं दे नेवर सीज टू अमेज अस। वो अगली बार आपके जो खबर सामने आती है वो उससे 10 गुना ज़्यादा होती है और आप सोचते हो कि अच्छा ये भी हो सकता था। अब ये जो खबर है ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसराइली फ़ौज ने ये एतराफ़ भी बहरहाल किया है कि उनके फ़ौजियों ने अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। मान लेना इज़ नेवर इनफ, पता नहीं मान लेते हैं शायद मीडिया के लिए, लेकिन उसके बाद होता वही जुल्म। इसी तरह इसराइली फ़ौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये कहा कि इसराइली फ़ौजियों ने एक ज़ख्मी फ़लस्तीनी शख्स को अपनी गाड़ी के बोनेट पर बांधा और अहकामात की खिलाफ वर्जी की। आई डोंट थिंक सो कि ये स्टेटमेंट की ज़रूरत थी, आपके एक्शन की ज़रूरत थी। खैर ये थी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें और सोचना खबरें भी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अभी इस सेगमेंट से इतना ही, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे सो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हमारे साथ हमारे पास मौजूद हैं आप सबके लिए। देखते हैं सबकी वेलकम बैक टू सबकी सोच। अभी कुछ ट्रेवलर्स ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। टूरिज़म की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की एक बढ़ती हुई सनत है। पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर भी और रिवायती एतबार से भी मुख्तलिफ हमें दिखाई देता है हमेशा से, बल्कि पाकिस्तान है और यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस है। हमारा जो कल्चर है वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है और पाकिस्तान में हर साल जो है वो हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात को घूमते फिरते हैं। और हमें इस इंडस्ट्री पर मज़ीद फोकस करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट पे स्टेट लेवल पे कोशिशें होनी चाहिए ताकि इस इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ मिले और टूरिज़म के ज़रिए हमारी इकॉनमी भी बहुत बेहतर हो सकती है। हमें स्टूडियो में बहरहाल इस वक्त ज्वाइन किया है कमांडर रिटायर्ड अब्दुल मलिक कुरैशी साहब ने, साथ ही हमें मुसर्रत साहिबा ज्वाइन करें और कमांडर रिटायर्ड नासिर हुसैन रिजवी भी हमें ज्वाइन करें। ये इकट्ठे मिलके सफ़र करते हैं, कैसे करते हैं इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सबको। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आपसे स्टार्ट करती हूँ कमांडर साहब, क्या होती है आपकी जर्नी, किस तरह करते हैं? किसी रिक्शे का भी जिक्र हमने सुना, उसके भी बताएं उसके बारे में। जी बिल्कुल, ये जो है ना इट्स अ वेरी यूनिक आइडिया और हम रिक्शे के ऊपर जो है ना ट्रैवल करेंगे और इससे पहले जो है ना ये एक्सपीडिशन चल रही हैं इनलैंड। कमांडर नासिर साहब ने जो है ना चौलिस्तान का सफ़र किया इसके ऊपर एंड इट हैपेंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एंड नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ द जीप रैली, द रिक्शा ड्राइव जो। और फिर देन ही विजिटेड द कैलाश चिलन जोशी फेस्टिवल। इट आल्सो हैपेंड फर्स्ट टाइम उसी रिक्शे के ऊपर एंड इट आल्सो हैपेंड फर्स्ट टाइम कि कोई रिक्शा कैलाश किया और वहाँ से फिर हमें ये आइडिया है कि हम अपनी थर्ड मेंबर को इंडक्ट करें इसके अंदर ताकि हम इसका जो कलरफुल कल्चर है कैलाश का हम उसको जो है ना दुनिया भर में लेके जाए। तो आप 3 लोगों की टीम है सिर्फ? हम 3 लोगों की। आप लोग कब मिले, कहाँ मिले? हम 2 तो कोर्समेट हैं। ठीक है। कमांडर नासिर और माई सेल्फ वी आर कोर्समेट एंड वी आर टुगेदर फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स। अच्छा, वेरी नाइस। जी बिल्कुल, हम एक ही डिवीजन में थे और हमारा तो बहुत लॉन्ग जर्नी है। और मुसर्रत जो हैं ये अभी हमें वंस ही विजिटेड दी कैलाश। अच्छा, तो कब किया आपने? ये अभी लास्ट जो चिलम जोशी हुआ था, अच्छा, लास्ट मंथ वहाँ पे एक्सप्लोर किया। अच्छा, वो तब आपको मिली है, शी इज अ न्यू मेंबर। आप लोग 35 साल से ये भी नहीं है। सही। अच्छा, तो ऐसे आप लोगों की मुलाकात हुई। और ये आप लोगों का सफर कब से चल रहा है? आप दोनों का 35 साल तो चलो हो गया, सफर वाला कब से? जी बिल्कुल, 35 सफर वाला ये 6-7 साल से ये आइडिया था।
अच्छा, ये पिछले 6-7 साल से 6 आप लोग साल रिक्शा से। के जरिए कर रहे हैं? रिक्शा नहीं, बेसिकली आइडिया ये था कि एक जो पैशन है हमारा कि ट्रैवल करना है। ट्रैवल करना है, क्योंकि पहले सर्विस की वजह से नहीं कर सकते, लिमिटेशंस थी, तो हमने कहा अपने पैशन के थ्रू एक मुल्क का नाम रोशन करें, पाकिस्तानी फ्लैग को आगे ले। तो बतूता रिक्शा इसलिए क्या कि ये 4 व्हील पे भी हो चुका है, 2 व्हील पे भी हो चुका है, तो इसमें एक यूनिकनेस है 3 व्हील पे। और दुनिया में अगर ये हम करके इंशाल्लाह कामयाब होते हैं तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि एक लेडी मेंबर के साथ 10,000 किलोमीटर का जो सफ़र है वो किया है बतूते ने। अच्छा, बतूता आपके रिक्शा का रिक्शे का नाम नाम है। है, वो कैसे बतूता। तैयार, बल्कि हम लोग इसके क्लिप्स दिखा भी रहे हैं, इसकी तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं। ये किसने डिज़ाइन किया, इसका आइडिया क्या था? और ओबियसली इसका भी यही मकसद था कि जी, कल्चर को प्रमोट करना है। बिल्कुल। ट्रक आर्ट है ये ना? बिल्कुल, आपको पता है पाकिस्तानी ट्रक आर्ट जो है वर्ल्ड दुनिया भर में वर्ल्ड फेमस फेमस है। इवन जब गोरा यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं कि ट्रक आर्ट मुझे करके दो। तो ये चूंकि पाकिस्तान को आगे हमने लेके पेश करना है, उसको फ्लैग पेश करना है, अपनी इमेज दिखानी है, कल्चर की, हिस्ट्री की सॉफ्ट इमेज, तो मैंने कहा इसको ट्रक आर्ट में करते हैं। और ट्रक आर्ट की ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि एक तरफ हमने पाकिस्तान का पूरा बनाया हुआ है और नेक्स्ट साइड पे जो विजिटिंग कंट्रीज हैं जहाँ जा रहे हैं उनकी सखावत है, अच्छा, वो आप बदलते रहते हैं? वो हम बदलते रहते हैं ट्रक आर्ट के थ्रू। अभी तक तो पाकिस्तान से बाहर शायद ट्रेवल नहीं किया ना? नहीं, दिस इज गोइंग टू बी हैपन फर्स्ट टाइम। कब? जी, ये हमने प्लान कर रहे हैं 14 अगस्त को जाने का, और कहाँ के हमारा प्लान ये है कि हमें पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट है इसमें। वी हैव मेट विद द इंफॉर्मेशन कल्चरल मिनिस्टर तातार साहब एंड ही हैज़ बीन वेरी काइंड। और फिर हम जो है ना पीएम हाउस से हमने प्लान He किया है। has to be very kind. जी, ज़ाहिर है और- पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे जी, आप लोग, कोई exactly. छोटी बात तो है नहीं। हाँ जी, एग्जैक्टली। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। फिर हमारी फेडरल सेक्रेटरी जो हैं कल्चरल, उनसे मीटिंग हुई है। Very nice. ही ऑल्सो वेरी सपोर्टिव एंड एक्साइटेड, और इंशाल्लाह वी गोना मेक इट एंड वी विल डिपार्ट फ्रॉम द पीएम हाउस, जो हमारे प्लान में है। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली, इंशाल्लाह। और क्योंकि हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। 14 अगस्त। जाहिर है। अच्छा, हम लोग ने 14 डेट भी अगस्त। बड़ा सोच के रखी है ना, जी हाँ, बिल्कुल, 14 अगस्त को। बिल्कुल। मुसरत, आपको कैसे लग रहा है इनके साथ आगे? अभी भी नई आप इनकी पार्टनर बन चुकी हैं बल्कि। हाँ, मेरे फर्स्ट टाइम तो यसी सर मुझसे कांटेक्ट की कि इसके बारे में बाहर जाना है, ट्रैवल करना है रिक्शे में। तो मेरा बचपन से ये ख्वाहिश था कि मैं बाहर मुल्क में जाऊँ, ट्रैवल करूँ। तो उसके बाद ये मुझसे शेयर की, तो मैं अपनी फैमिली से शेयर की, तो वो भी राज़ी हो गई, मान गया। तो फिर मैं उसको क्या सबसे बात मैं पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हूँ, उसके बाद KPK को, उसके बाद मैं अपना कल्चर, क्योंकि मेरा कल्चर यूनिक है पूरी दुनिया में। इसमें कोई शक नहीं, कोई हाँ, तो उसके बाद मैं एक लड़की हूँ, शायद फ़्लाइट में भी गई और बाइक में भी, गाड़ी में भी, इसी तरह रिक्शे में कोई ट्रैवल नहीं किया है लड़की। मैं एक मिसाल बनना चाहती हूँ पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, इंशाल्लाह ताकि बनेगी। लड़कियाँ मुझे देखकर आगे जाए, उनको भी सबक हासिल है। अच्छा, वाकई ये बात इन्होंने बिल्कुल खूबसूरत की है कि जो ट्रैवल होता है ना, ये आपको जो एक्सपोजर देता है वो शायद कोई और चीज़ आपको ना दे सकती हो। आप जितना मर्जी पढ़ लें, कुछ भी कर लेना, ऑब्वियसली उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जो सफ़र होता है ना वो आपको हर तरह के रंग दिखा देता है और आप बहुत सीखते हैं इससे। स्पेशली ये सफ़र जो बाय रोड हो रहा हो। हाँ, और इतना क्योंकि मतलब एक बॉर्डर आपने क्रॉस किया है तो वहाँ की ट्रेडिशंस, कल्चर, हर चीज़ चेंज हो गया। हर चीज़ आप सीख लेते हैं। फिर जो आप लोगों का एक मैसेज है कि आप लोगों ने पाकिस्तान को प्रमोट करना है और दुनिया को दिखाना है कि फ्लैग पाकिस्तान लेके हमने आगे जाना है, आगे जाना है, ताकि दुनिया को पता चले हमारी इस हमारी पूरी एक्सपीडिशन का एक और मकसद ही मकसद भी ये कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट करें। दैट्स व्हाई मुशर्रत इज विद अस एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग द वुमेन, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। और उससे जो है ना आजकल की जितने भी आप देख रही हैं इकोनॉमिक कंडीशंस है पाकिस्तान में, तो उसमें जब तक आपका सेकंड टियर जो है विल नॉट बी ऑपरेशनल वर्किंग, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये शी विल बी इंशाल्लाह एग्जांपल फॉर द हाँ, वो ख़वातीन के लिए, फॉर वुमेन। हालात चल रहे हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ देना चाह रहे हैं नेशन को, दुनिया को, ऐसा ही है। और ये कि इसमें एक बस आखिरी चीज़ ये है कि ऐड के इसके एक हम इसमें एक फंड्स भी जनरेट कर रहे हैं कि उसमें एक पिंक रिक्शे का हम कॉन्सेप्ट लाएंगे लेडीज़ के लिए, खवातीन की, ताकि वो वही चलाएं और वही उनके लिए ताकि राइड करें, उनके लिए भी फंड्स जनरेट करें। अच्छा, वैसे रिक्शा ही क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी एक बार एक ट्रैवलर का सेगमेंट किया था, साइकिल चाचू उनका नाम था, वो साइकिल पर ट्रैवल करते हैं। ही हैज़ ट्रैवल्ड मोर देन आई थिंक, मुझे अभी याद नहीं है सही, लेकिन 80 से ज़्यादा ममालिक वो शायद कवर कर चुके हैं। आप लोगों ने रिक्शे का इंतखाब ही क्यों किया? इसलिए कि वो एक तो रिक्शे में आज तक किसी ने किया नहीं, फर्स्ट थिंग, ठीक है, उसकी भी यूनिकनेस बहुत है, और ट्रक आर्ट भी आप दिखा सकते हैं, शायद साइकिल पे वो मुमकिन ना होता। फिर मुश्किल है, और फिर अगर ये करेंगे तो इट विल बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेडी के साथ आज तक किसी ने नहीं किया,
ताकि वो अट्रैक्ट करेगा, दुनिया देखेगी कि यार ये काम भी हम कर सकते हैं। रिक्शा इसलिए है कि एक तो रिक्शा इटसेल्फ है यूनिक व्हीकल, हाँ यूनिक और ऊपर से हमने उसको ट्रक आर्ट में कन्वर्ट किया है। द पर्पस बिहाइंड इज कि हम पाकिस्तान का जो कल्चर है वो भी रिक्शा जो हम उसको बाहर लेके जाएं, अपने आप को जो हमारी फ्रेंडली नेशन है, बहुत ज़्यादा पीस लविंग नेशन है। अच्छा, ये वैसे हमारे इस खित्ते की सवारी बड़ी खास सवारी है, हमारा कल्चर इंडिया पाकिस्तान अगर होगा ना हमारे खित्ते की, ये बड़ी खास सवारी है। तो ये है, रिक्शा इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इसलिए हमने इसको पार्ट ऑफ आवर कल्चर। जो आपने देखा होगा जब ये प्रिंस विलियम जब आए थे पाकिस्तान, तो ही वाज टेकन फ्रॉम हिज रेजिडेंस टू मॉन्यूमेंट, ही वेंट ऑन रिक्शा। जी 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 जी। तो रिक्शा इसलिए हमने ऐड किया कि उससे ना ये अट्रैक्शन ऐड करेगा, और उसमें हमारा जो कल्चर है और जो हमारी टूरिस्ट साइट्स हैं लाइक कैलाश और बाकी भी, तो वो उसकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा होगी। रिक्शा इसलिए, अदरवाइज तो लोग गाड़ियों पे, बाइक के ऊपर, साइकिल के ऊपर दे ट्रेवल। मैं भी देख रहा था कुछ एक कपल है आई थिंक फ्रॉम इटली और जर्मनी, दे आर ट्रेवलिंग बाय फुट। वो पैदल स्पेनिश नॉर्दर्न एरिया स्पेनिश है, और वो बाय फुट ट्रेवल करते हैं। तो हमने जो रिक्शा ऐड किया है वो सिर्फ ये कि हम अपने कल्चर को बाहर लेके जाना चाह रहे हैं, अपनी पीस लविंग नेशन, फ्रेंडली नेशन, हॉस्पिटैलिटी। और ये स्टार्ट भी हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस से रखा, और ये बकिंघम पैलेस में एंड होगा, और इसमें हमने किंग चार्ल्स से भी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी कॉल ऑन हो, और ये इटली के थ्रू भी जाएगा, तो पोप फ्रांसिस से भी कोशिश करें डिप्लोमेटिक उसके थ्रू। हाँ डिप्लोमेटिक कि हम ताकि उनको बिल्कुल हाँ डिप्लोमेसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, पब्लिक डिप्लोमेसी इसको कहते हैं। हाँ अब मैंगो डिप्लोमेसी तो होती रहती है बिल्कुल। अब रिक्शा डिप्लोमेसी इसका नाम रख दीजिएगा प्लीज, दैट्स अ गुड आइडिया। ये चीज़ ना आपको वेस्टर्न मीडिया नहीं शो करता, तो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि हम पाकिस्तान का एक जो है ना कल्चर अब पब्लिकली आप जो इंटरेक्शन के थ्रू दिखा सकें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा भी क्रिकेट डिप्लोमेसी थी, क्रिकेट डिप्लोमेसी थी, रिक्शा डिप्लोमेसी, सही बात है, बतूता डिप्लोमेसी। हाँ बतूता, वैसे बतूता की क्या स्टोरी है? बतूता की है कि देखिए हमने देखा कि एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो हमने कहा इब्ने बतूता वो आप लोगों ने फेमस एक्सप्लोरर, वो भी मुस्लिम था, ठीक है, तो हमने कहा कि दिस इज अवर बतूता, ये हमारे पास आ गया, अब इस पे दुनिया पे एक्सप्लोर करने चलते हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट लेग में इसलिए हमने कहा कि लंदन एक्सप्लोर करेंगे, नेक्स्ट ईयर अगर इंशाल्लाह होता है तो अफ्रीका एक्सप्लोर करना है, और थर्ड में फिर पैन अमेरिकन हाईवे पूरा अमेरिका उससे होते हुए तिल पूरे हुए आर्टिक ओशन, पूरा एक वर्ल्ड कवर हो जाएगी। जिस तरह कमांडर साहब बताया ना बतूता, तो हम भी थ्रू रिक्शा वी विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड। हाँ इट हैपेंड इन 13th century, इब्ने बतूता डिड दैट, और नाउ वो फुट पे थे और हम बतूता रिक्शे पे होंगे। दैट इज वेरी नाइस। अभी तक आप लोग कहाँ जा चुके हैं? मुसरत आप गई हैं अभी तक इनके साथ, कहाँ पे गई हैं? नहीं। अच्छा ये बस अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी स्टार्ट है, अभी इंशाल्लाह। अच्छा इंग्लैंड जो है ना फर्स्ट टाइम ये हमने जो आपकी चुलिस्तान रैली होती है, तो यहाँ से पूरा पंजाब कवर किया गया था, चला के चुलिस्तान रैली में रन किया था। तो इवन सुनील मंच और ये सारे और नादिर मक्सी उन्होंने बड़े अप्रिशिएट किया था, और उन्होंने कहा था कि यार इसको उन्होंने हुआ ये कि नेक्स्ट ईयर से ना उन्होंने ट्रैक बना लिया है, कहता अब रिक्शा रन हुआ करेगा यहाँ पे। अच्छा रिक्शा रन, जी हाँ बिल्कुल, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, ये भी बड़े नए कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। और बेसिकली जो हमें कैलाश का आइडिया है ना, जब कमांडर नासिर गए ना उधर चिलम जोशी फेस्टिवल में, तो फ्रॉम देयर शी बिकेम आवर पार्ट। अच्छा। बेसिकली पंजाब कर लिया, लैंड कर लिया, तो फिर हमने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी चिलम जोशी की, तो हमने कहा कि अब इसको ज़रा हाई टेरेंस पे भी चलाते हैं, ताकि मैन मशीन का कॉम्बिनेशन हमें समझ आ जाए बतूते की। तो वो ऐसा था चैलेंजिंग कि वो वहाँ पे गाड़ी 4x4 का ट्रैक है, नीचे अयून से लेके बमरीट तक 20-30 किलोमीटर्स का, तो क्योंकि तो वो लोग हैरान थे कि आज तक कहते रिक्शा आए नहीं, तो आप लोग कैसे लेके आ गए? ड्राइव कौन करता है वो रिक्शा? हम ही करते हैं। आप खुद ड्राइव करते हैं? बिल्कुल, ही इज अ वेरी गुड ड्राइवर, आई सपोर्ट हिम। अच्छा आप सही। बिल्कुल। अब मुझे एक और सवाल भी मेरे ज़हन में आ रहा है, हमारे पास टाइम कम ही रह गया, खाने पीने का क्या करते हैं फिर आप लोग? सामान वगैरह अपने अगर कहीं लॉन्ग जर्नी है कुछ? देखें ट्रैवलिंग जो है ना, जो भी मिल जाए रास्ते में ले लेते हैं, या इसमें स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं इसमें, और जो भी मिल जाए, हम जो है ना, हमारा जो पैशन है इस ट्रैवलिंग, तो उसमें फिर ना हर चीज़ पीछे रह जाती है, खाना, सोना, पीना, इट्स ऑल एवरीथिंग इज। यानी हम लोग का ये कॉन्सेप्ट है कि हम कंफर्ट जोन में नहीं रहना, कंफर्ट जोन हम डेड हो जाते हैं, हम उससे बाहर निकलेंगे तो हमें मजा है। फिर हम कहते हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि
कि जीना नहीं तो मर जाना चाहिए, तो बस वो कॉन्सेप्ट है कि ये जीने का हमारा तरीका है। हाँ, नाउ और नेवर वाली बात कर दी जी आपने कि भाई अभी करके दिखाना है तो ठीक करके है, दिखाना है। वो इंतजार नहीं करना कि कंफर्ट जोन में बिल्कुल, होंगे और तो ये कुछ मुमकिन होगा हमारे हमें लिए। वैसे गवर्नमेंट तो पूरा सपोर्ट कर रही है इसमें, बट आई वुड डेफिनेटली, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसमें अभी तक हम अपना सब कुछ सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे कर रहे हैं। रिक्शा भी हमने सेल्फ फाइनेंस बेसिस की, आपने काट दिया? नहीं बताइएगा। अच्छा, सिर्फ जो रिक्शा है अभी तक ये हमारा सब सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे है, ठीक है, और जो भी हम इनलैंड एक्सपीडिशन कर रहे हैं इट्स ऑल सेल्फ फाइनेंस, बट बाकी नाउ वी आर टेकिंग दिस रिक्शा पाकिस्तानी फ्लैग टू द वर्ल्ड। टू द वर्ल्ड। तो हम बाकी के जब फ्लैग की बात आती है ना, तो उसके लिए तो जान भी तो, हाजिर हाँ, है, कोई नहीं है, यानी वो अभी feelings ही फ्लैग कुछ लेके और जा होती है, रहे हैं, emotions ही तो कुछ ये और चीज़ें इमोशंस ही कुछ होते ऐसे हैं, है। उसके लिए काम तो करें उसमें कोई हम तो- जो है ना ये चाह रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं वो हमें सपोर्ट करें और हम ठीक उनको हो भी गया। बाहर लेके जाएं, ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े। और हाँ, टूरिज्म को बहुत फरोग मिलेगा इससे, इंटरनेशनली पाकिस्तान को फिर जब लोग देखेंगे कि यहाँ के लोग ऐसे हैं तो वो भी आएंगे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा और गुड लक, पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। ये थी जी हमारी आज की सुबह की सोच। आप सब ने अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।